लेंगे। गलत और इन्फॉर्मेशन है नहीं, आप बाहर से। सुनिए, आप जब सुनो मैंने सुनो, सब्र पहले किया, इस आप बात का मैं सुनिए, आपको अब जवाब दूंगा, आपको आप भूल ये बीच जाएगा, में फोन, आपको ही भूल जाएगा। सुनो मेरी बात नहीं पहले, नहीं, मुझे नहीं मेरी भूला, बात सुनो मुझे तब पहले। से जब नहीं भूला, जब हिंदुस्तान एक आजाद, घंटे सुनो से मैं एक सुन रहा हूँ। मिनट, आप सब्र एक ही कीजिए, बात कोई का बात जवाब नहीं। दूंगा, अब रुकिए, एक बात का जवाब मेरे दूंगा। भाई, आप भी सुनो, सब्र रखिए ना, आप अब मुझे फारूक भाई आप देखो, मैं नोट एक बात करके का रखिए, जवाब ये दे रहा हूँ, रखिए, आप सुनने को ये तैयार नहीं। डायरी सुनो है सुनो, मेरे पास, मैंने नोट वो करके। इसे डायरी गलत है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बनी सिर्फ इस मसले पे है। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मैं मुखर्जी एक और पंडित पार्टी की दीनदयाल तरफ से बात उपाध्याय रख जी, रहा सुनो हूं सुनो, और मैं बात पूरी रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो मैं बिल्कुल ही 1952 नहीं में, सुनूंगा। सुनो, आप नोट करके रखिए अपनी कॉपी के ऊपर, आपने 1952 जो से जवाब हमारा देना होगा दीजिएगा। ये नहीं जो आप बात नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हो ना, ये 70 में नहीं, जबरदस्ती मैं तब 1952 से तक था। नहीं मानूंगा। आप ठीक इसी तरह नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा तब तक। आप 1952 ठीक में इसी हमने तरह ये जूही, संकल्प जब लिया ही था कि आप हिंदुस्तान रुकिए। में नहीं नहीं दो नहीं नहीं, निशान, आपने दो हमेशा संविधान, ये दो कोशिश की प्रधान है, नहीं चलेगा। आपने हमेशा ये 70 नहीं, कोशिश 52 की। पे जाओ अभी आप। तो आम आदमी पार्टी का एक ही बंदा जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब हुआ। दिल्ली में आपके दांत जो है वो खट्टे हो गए हैं। ऐसा मॉडल है, एक ऐसा डायनामिक लीडर है कि वो फ्री वॉलंटियरली एजुकेशन के लिए हम नौजवानों को सरकार के साथ मिलकर, सीओ के साथ मिलकर, जेडीओ के साथ मिलकर, हम लोकल लेवल पे जो है एजुकेटेड लोग जो है प्रोवाइड करेंगे स्कूलों के अंदर। हम पहले अपने घर से काम शुरू करेंगे। यकीन जानिए, यहाँ तो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट मोदी जी ने दिया था, हम उनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। लेकिन कंसेप्ट दिया मोदी जी ने, चुरा लिया महराज जी ने। और बलेसा में बैठ के ही सोशल मीडिया का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि कोई कैंपेन की जरूरत नहीं। पूरे जिला डोडा डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसके दीवाने हो गए। आज की डेट में आप देखिए, पूरा रिपोर्ट कार्ड जो हमें चाहिए था हर डिपार्टमेंट का, वो 5 मिनट के अंदर हमारे ऑफिस में मिलता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि फलाई साहब कह रहे थे कि यानी लोगों ने महराज को जीता के एक ऐसे शख्स को जिसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और उसे जो है आसमान पे पहुंचा दिया, यानी कामयाब कर दिया। उसके बाद कह रहे थे कि ऑटो रिक्शा वालों ने जो उनका साथ दिया, उस साथ देने की वजह से उन्हें बहुत जो है वो बुरा खमियाजा उसका भुगतना पड़ा, यानी वो नुकसान में चले गए। और ये भी कहा साथ में कि विशेष पाल महाजन जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने खुसूसन जो है महराज मलिक की डिग्निटी को ग्रेड करने के लिए उसके तमाम सपोर्ट। मौजू जो है वो इनकलाब से शुरू हुआ। आखिरकार इनकलाब का नारा हर गली, हर घर, हर जगह पर लगभग पहुंचा है, दर दर पहुंचा है। आपकी नजर में एज ए जर्नलिस्ट किस नजरिए से आप इस इनकलाबी वर्ड को देखते हैं? लिए उनके पास लोग ही अवेलेबल नहीं है। फिर चलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो तालीमी इदारों के अंदर जिस तरीके की खस्ता हालत है, दो तरीके की चीजें हैं। गवर्नमेंट इदारों में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरी तरह से गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। उसके बाद उसकी मरम्मत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग उस चीज की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं। फिर अगर हम तालीमी सिस्टम की बात करें, जो तालीमी निजाम होना चाहिए था जिससे हमारे लोग आगे बढ़ पाते, जिससे हमारे लोग कुछ सीख पाते, कुछ बन पाते और इस इलाके को तामीर करते, इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करते, वो जैसी तालीम अब रही नहीं इदारों में। एक बड़ा मसला है जिसको सुलझाने की जरूरत है, अभी तक किसी ने नहीं सुलझाया। और इनकलाब तो हम तब मानेंगे जब इसमें सुधार आएगा। चलिए इसके अलावा हम बिजली की बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया जी हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, और जैसे ही उनकी सरकार बनती है, गद्दी पे जैसे ही बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं जी अब मीटर जब तक पूरे जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक इसका जो है 200 यूनिट बिजली का मुवाजना करना मुश्किल है, इसलिए वो नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मसला ये भी है। उसके अलावा जो हमारी सड़कें हैं, आप देखते हैं कि आए रोज चिनाब बेल्ट के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर इस कदर रोडों की खस्ता हालत भी है, कई सारी कच्ची रोडें भी अभी हैं, और साथ में जो रोडें हम पक्की मान के चलते हैं। मैं आपको बताता हूं, भरत रोड पर रिसेंटली बिल्कुल वहां पे ब्लैक टॉपिंग हुई है, मैग्डमाइजेशन हुई है। आप उसकी आप थोड़ा सा आप चलते रहते हैं उस इलाके से, आप देख लीजिए कि वो मैकडम खत्म हो गया।
और सबसे बड़ी स्टोरी बात भी ये की है है कि मैंने, स्टोरी आम भी आदमी रिसेंटली पार्टी कुछ दिन को, पहले मैंने की। एक मिनट सुने, आम आदमी पार्टी से फारूक अहमद डार साहब जो है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आम आदमी पार्टी को। इनकी जो है एमएलए शिप या इनकी सरकार आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 में आने के बाद जो है भारत रोड के अंदर इस तरीके की हालात फिर से देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये तो हो गई रोड ट्रांसपोर्ट की बात। फिर हम अगर बात करेंगे तो अभी भी लोगों को जिस तरह से कई सारे मसाइल से जूझना पड़ता है। अब हम बात करेंगे जैसे कि एमएलए मेराज मलिक साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जब उन्होंने बस स्टैंड के अंदर जो अदा वसूली होती थी उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश की। काफी सारे लोगों को लगा कि अब राहत लोगों को मिल सकती है, वहां पे उस पे क्या जो है तहकीकात होंगी और जो कुछ भी ज्यादतियां की जा रही होंगी उनसे लोगों का इजाला होगा और लोग राहत पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि वो भी एक, आप ये समझ लीजिए कि एक पब्लिसिटी स्टंट आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि लोगों को वो इजाला फिर भी नहीं देखने को मिला। उसकी वजह से एक बड़ा और ज्यादा जो है लोगों के सामने मसाइल आए। वो जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, वो जो ऑटोज वाले हैं या जो बकिया गाड़ी वाले लोग हैं, अब उन लोगों के लिए भी जो है मसाइल खड़े हुए। तो अगर ये मसाइल सुधारने का काम कोई भी सरबराह, कोई भी लीडर करता है तो उस चीज को हम इनकलाब बोलेंगे। जो लोगों की बुनियादी सहूलतें हैं, जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, अगर जमीनी सतह पर वाकई कोई उनको सुधारेगा, लोगों के मसाइल हल करेगा, लोग राहत महसूस करेंगे, तो हम कहेंगे इनकलाब बर्पा हुआ। लेकिन अलबत्ता कुछ गिने चुने या किसी एक लीडर के साथ रहने वाले लोग एक आईटी सेल की शक्ल में तनकीद करना शुरू करें, या फिर वो ही लोग सिर्फ तारीफों के पुल बांधना शुरू करें और फिर ये कहें कि ये इनकलाब है, कि जिससे मतलब कोई ये कहेगा कि शोर करना, जज्बाती हो जाना, बाकी ये सारी चीजें और सुर्खियां बटोरना, अगर इस चीज से इनकलाब होगा तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके का फिर वो इनकलाब है। तो ये कुछ मसाइल हैं जिसके हवाले से जितनी पिछली सरकारें हैं उनमें भी इन चीजों का इजाला नहीं हो पाया, लोग उस वक्त भी मुतासिर रहे। लेकिन अब लोगों ने पहली बार, ये आप नोट कर लीजिए, क्या कहते हैं आप किफायतुल्लाह साहब, पहली बार तारीख में लोगों ने अपनी ताकत यह दिखाई कि लोगों की ताकत, लोगों का वोट सबसे ज्यादा कीमती होता है। वो जिस भी दिशा में अपने वोट को देकर के रुख बदलना। देखिए, जिस तरह से मैं चाह रहा था कि आपके इस लाइव डिबेट में बीजेपी के लोग भी जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जुड़े, क्योंकि हर एक ये वो इम्पोर्टेंट थे ताकि फिर अच्छे से लोगों के सामने बात रखी जा सकती। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो चलिए फिलहाल हम लोगों तक आवाज पहुंचाते हैं। मैं यही कह रहा था कि ये वो कुछ मसाइल हैं जिनके लिए जज्बाती होने से बेहतर है कि आपने तारीख अगर रकम की है, आपने बिना पैसों के, बिना मफाद के एक आदमी को जमीन से आसमान पर पहुंचाया, आपने एक शख्स को इस कदर प्यार दिया, इस कदर उसकी हौसला अफजाई की, इस कदर उसकी ताकत बने कि आज वो शख्स दिल्ली के अंदर कैंपेन कर रहा है। तो फिर आप ही तो वो ताकत हो जो उनको आप ये चीज करने पर भी मजबूर करेंगे कि जो डोडा के अंदर आपके बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो जो चाहते हैं पढ़ना, उन्हें तालीमी सहूलियात वो फराहम कर सकें, उसके लिए वो लड़ें। उसके अलावा जो भी बुनियादी सहूलतें हैं उनके लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो चीजें वो करें। और वही चीजें जब तक ना होंगी तब तक इनकलाब का जो नारा है वो मेरी नजर में खोखला है। फारूक साहब के पास जाएंगे। आपने कहा कि इनकलाबी नारा आपके अंदाजे से, आपकी नजर में खोखला है। फारूक साहब क्या कुछ कहेंगे इदरीस साहब की इस पूरे ख्यालात के ऊपर?
क्योंकि राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो इदरीस फलाही साहब हैं, ये बहुत बड़े इदारे से फारिगुल तहसील हैं। हम इनका बहुत ही खैर मकदम भी करते हैं और बड़ा एहतराम भी करते हैं। तो बहरहाल इन्होंने जितने भी पॉइंट्स पे बात की, इन्होंने ठीक हेल्थ सेक्टर पे हम कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर पे, हर मौजू पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इनकलाब जो हमने कहा था, सबसे पहले अगर में या किसी छोटे से भी सेगमेंट में अगर तब्दीली लानी होगी, उस इनकलाब की पहल जो होती है वो पहल होती है वहां के रहने वाले लोगों के जहन को बदलना। जी। इनकलाब दो किस्म के होते हैं। एक इनकलाब तो कभी कभी खून की नदियां भी बहा देता है, बहुत सारी हलाकतें भी हो जाती हैं, इंसानों की जानें भी जाया होती हैं। लेकिन दूसरा इनकलाब ऐसा भी होता है कि जिसमें खुशी खुशी हंसते खेलते जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आवाम जो उस सेगमेंट की, उस हिस्से की रहने वाली होगी, कि उनकी जो जहनियत जो है वो किस किस्म की है, वो अमन पसंद है या शर पसंद है। मैं तो इदरीस साहब की ही एक बात पहले ले लूंगा कि इन्होंने ही खुद कहा कि लोगों की ताकत ने जो है खुसूसन डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख ही बदल दिया। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी ने बहुत सारी कोशिशें की, काविशें की, उसके बाद जो है जुड़े। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत राकेश जी, आज का जो मेरा मौजू है, इनकलाब का नारा फिर रहा है दर दर। हमारे साथ सीनियर पत्रकार इदरीस फलाही जी भी हैं और आम आदमी पार्टी से जो है फारूक साहब डार भी हैं। आप मुझे बताइए जी, किस नजरिए से आप इस इनकलाब के नारे को देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक पार्टी से मुंसलिक है, बहुत टाइम से जो है आप बीजेपी पार्टी में जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं। जी। नहीं, इनकलाब का नारा तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा कि जो इनकलाब का नारा सपना लोगों को दिखाकर सत्ता में ये लोग आए थे, आप आज देख रहे हैं भली भांति कि उसकी क्या हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन आज इनको सीरियसली नहीं ले रही है। एंड ऑफ द डे काम जो भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करने हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां देने से शुरू की, तो आप अच्छे से जानते हैं। अब ज़्यादा इसमें हमने पहले 2-3 बार इनको समझाने की, इनको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो भी मतलब वो डेमोक्रेसी में कोई वो रखते ही नहीं है। जो कोई इनके खिलाफ बोलेगा उसको सीधी गाली गलौज करते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए गालियां दी। इन्होंने यहाँ के जो डोडा के बहुत बड़े सीनियर सियासी खानदान से आते हैं, लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, मस्जिद के इमाम हैं, उनके लिए इन्होंने ऐसे अपशब्द बोले। यहाँ के जो 2 बार मंत्री रहे हैं उनके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे अपशब्द बोले। और फिर जो चुन के इन्हीं की तरह चुनकर जो यहाँ से भाजपा के 28 लोग गए, उनको वहाँ इन्होंने क्या क्या बोला, मतलब जो इनके मुंह में आता वही बोलेंगे। और फिर अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा तो इनके जो सपोर्टर हैं फेसबुक पे वो सीधी गालियां देते हैं लोगों को। किसी को माँ की गाली देंगे, किसी को बहन की गाली देंगे। तो अब तो खास करके मैं अपनी बात करूं, हमने तो इनको अब सीरियस लेना छोड़ दिया है। इन्होंने डीसी को गालियां दी, इन्होंने, मैं ठाठरी में देख रहा था, ईओ को गालियां दी, तहसीलदार कारा को इन्होंने बोला कि तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। और फिर यहाँ पीछे जो एपिसोड हुआ लारी अड्डे वाला, ठीक है इनकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं यही कहूँगा। जिस तरह राकेश जी आपने कहा कि लॉरी अड्डे का जो एपिसोड उस
एपिसोड को, मुझे लगता है कि उस एपिसोड को हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा होगा, जिस तरह वहां पर जो है दो साइड की फाइट चल रही थी। एक साइड से एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक, दूसरी साइड से लॉरी अड्डे का कंट्रैक्टर शाहिद मलिक, मलिक वर्सेस मलिक चल रही थी। तो कहीं ना कहीं एमएलए डोडा की ये इच्छा थी कि मैं जो है हूँ, मैं जो रिक्शा वाले हैं उनका अड्डा खत्म करवाऊंगा, मगर वहीं पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन का एक आर्डर निकलता है, जिस आर्डर के तहत ये बताया जाता है कि पर किलोमीटर जो है एक पैसेंजर को इलेक्ट्रिक ऑटो को ₹2.5 देना होगा। क्या आपको लगता है वो आप फायदेमंद हुआ या उनके लिए नुकसान हुआ? नहीं, विशेषपाल महाजनी ने एक पर पर्सन 10 रुपए बोला, जहां तक मैंने उनकी बात सुनी है। नहीं सर, पर ₹2.5 पर्सन पर किलोमीटर ₹10, और ये एक राकेश पैसेंजर, साहब एक ऑटो में बेसिकली 4 लोग बैठे हैं। ताहिर साहब, ये हाँ जी किफायतुल्लाह साहब, जो राकेश साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या हुआ कि उन्होंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें उन्होंने कहा था ₹10 पर पैसेंजर, बट बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ₹10 पर व्हीकल पर किलोमीटर, यानी कि अगर उसमें 4 सवार बैठते हैं उनको ढाई रुपए नहीं, आएगा। वो बयान मैंने बड़ा वायरल होते हुए एक पुलिस अधिकारी से भी सुना था कि वो बोल रहे थे कि बिल्कुल अगर 4 बंदे बैठते हैं ऑटो में तो पर किलोमीटर वो 4 शेयर करके देंगे 10 रुपए, मतलब 2.5 रुपया। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो लेकिन ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अब नहीं है। सवाल ये है कि अब सवाल ये है, पहले उनको फायदा था कि अब फायदा है? क्योंकि सवाल ये है। नहीं, पहले भी तो देखो वो अपने, मतलब मैं आपको बात बताऊं कि 1-2 बार मैं यहाँ से पुलडोडा में गया हूँ, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जी 150 रुपया, कभी इमरजेंसी में जाना हो तो 150 रुपये लेते हैं और लोग भी देते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो और खामियाजा तो उनको भी थोड़ा भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको 60 देने पड़ेंगे। आपके लिए तो महराज साहब ने तो मतलब सारे रास्ते खोल दिए। महराज साहब ने तो अच्छा काम किया। नहीं आपको जो है नहीं, पहले उन्होंने आपको हमें हमने 150 देना कभी भी था, ये 60 नहीं देना बोला है। कि, देखो मैंने ये नहीं बोला कि हम शाहिद मलिक के साथ हैं या हम कोई ऑटो वालों के खिलाफ हैं। उन्होंने जो किया ठीक, उनकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं। एक अच्छा एमएलए को सीधा चौक पर जाकर ऐसी मतलब वाहियात, ऐसी गाली गलौज करना, इससे मैसेज क्या जाएगा जी समाज में? आज आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस वायरल हो रही है, और इसकी मालसून छुया, ये है वो है, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी, एमएलए की ऐसी लैंग्वेज थोड़ी होनी चाहिए। 21वीं सदी का भारत है, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, और ऐसी ऐसी वो लैंग्वेज अगर वो यूज करेंगे तो फिर लोग क्या सीखेंगे, आने वाली जनरेशन्स क्या सीखेंगी? और सबसे बड़ी बात जो है, वो उनको मतलब अपोजिशन बर्दाश्त ही नहीं होती। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। उन्होंने जीतने के बाद बताया कि मैं जीत गया हूँ 5 साल के लिए, मोदी क्या उसका बाप भी मुझे नहीं हटा पाएगा। और फिर उनको अगर कुछ बोलेगा कोई तो वो तो क्या, उनके बिल्कुल वर्कर सारे आग बगोला हो जाते हैं, गालियां सीधी देते हैं। मगर राकेश जी अभी एक देखो चीज ना, तो आपको उन्होंने मीडिया राकेश जी को आपको तो एक चीज माननी पड़ेगी, एक चीज तो माननी पड़ेगी। आप एक दिन मोदी क्या जी का चीज, दौरा डोडा का होता है और दूसरे दिन जो है महराज मलिक का दौरा होता है। मोदी जी को जो है कम गैदरिंग है, करोड़ों खर्च करके, और महराज मलिक को ज्यादा गैदरिंग मिली। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है आप उस चीज को तो नहीं बोला उसने। ये शायद आप उस दिन गहरी नींद में सोए थे जिस दिन मोदी जी यहाँ आए थे। तो ये दुनिया को पता है कि किसकी महल में है। ये आप बहुत छोटी बात कर रहे हो, आप बहुत बड़े पत्रकार देखिए हो, ये किफायत आपको भाई, शोभा नहीं देती ऐसी बात। ये नहीं, मैंने कहा राकेश साहब अब भी हैं, जो फारूक जो साहब भी उनका हैं, कहना है, और उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी देखिए नहीं, ज्यादा आप गैदरिंग मुझे देखो ज्यादा ना, थी। वो कुछ भी कह सकते हैं, देखिए किफायत वो साहब, वो कुछ भी कह सकते हैं। जी इदरीस साहब। किफायत साहब, आप मुझे जी इसके हवाले से आप पूछे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे राकेश साहब ने बताया, फारूक साहब ने बताया अपने अपने हिसाब से, फिर फारूक साहब पे भी को भी इस हवाले से आप मौका दे दें। जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। राकेश साहब ने जिस तरह से राकेश साहब ने आपको बताया, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई कुछ चीजों के हवाले से बताया और बाकी सारी चीजें। लेकिन जो आपका सवाल था वो ये था कि जो लारी अड्डे पे महराज मलिक साहब ने किया, क्या वो सही किया था या गलत? और फिर गलत जो किया। ऑटो रिक्शाज के हवाले से जो ऑर्डर आया है, तो ये किस तरीके से जो इफेक्ट करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा इनको, जो अपने रिक्शा के नहीं, लोग हैं, ई देखो ना, जो रिक्शा ऑटो वाले। रिक्शा के लिए जो ऑर्डर आया है विशेष पाल महाजन का, कोई डोडा के लिए नहीं आया है।
नहीं 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 राकेश साहब, वो तो जम्मू पहुंचता कश्मीर हूं। यूटी के नहीं, लिए आया है। आया तो इसके बाद ही ना, आया तो इसके बाद ही ना, ये जब डोडा में मैं लॉरी आपको अड्डे की बताता बात हूं। हुई नहीं उसके देखिए नहीं बाद ही नहीं, आया देखिए ना। अभी देखिए देखो विशेष देखिए पाल महाजन जी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने हुए बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। आप इस बात को इस चीज से नहीं जोड़ें कि बस महाराज मलक जी के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने देखिए ये देखिए पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए ऑर्डर निकाला है, ना कि सिर्फ डोडा के लिए। आप इस बात देखिए को उस बात से जोड़ना सही नहीं है। इदरीस साहब को ये थोड़ा सा सही टाइम दे, इदरीस साहब। हाँ त्रिश हाँ साहब, हाँ ठीक रखे है। अपनी बात। देखिए राकेश साहब, जिस तरह से आपने जो सारी चीजें बताई हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लोगों तक पहुंचानी है। और बीजेपी की तरफ से आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो बात कर रहे हैं, इन्होंने एक बात सही कही है कि विशेषपाल महाजन साहब ने जम्मू कश्मीर के पूरे जितने भी ट्रांसपोर्ट के अंदर है उसके लिए ऑर्डर निकाला है। कोई स्पेसिफिकली चिनाब बेल्ट या डोडा के लिए उन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला। इस बात को मैं भी मुत्तफिक हूं। लेकिन अब जो आपने कहा, जिस तरह से अगर हम इस चीज को याद करेंगे, देखिए मैंने 3 पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। मैं ये 3 पॉइंट्स रखूंगा, जो अपनी आपकी ऑडियंस है वो खुद फैसला करेगी। और साथ में जो यहाँ पे आम आदमी के पार्टी से भी हैं, फिर बीजेपी से भी हैं, मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जब डोडा के अंदर इनकलाब का नारा लगा और उसके बाद सारे लोग महराज मलिक के साथ जुड़े। और जी फिर उस दौरान काफी सारे लोग, चाहे कोई मालदार था, कोई किसी और पावर की तरफ से अपने आप को मैदान में खड़ा किया था, किसी को सेंट्रल पावर हासिल थी, अलबत्ता जीता वो जिसने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो जीता। जी सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने मुझे एक मूवी के अंदर एक बड़ा अच्छा सा वो एक पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पे कोट करूंगा कि उन्होंने भय का इस्तेमाल किया। ये जी आपके लिए अजीब भी होगा लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। उन्होंने भय का इस्तेमाल किया, और सियासत में भय का इस्तेमाल करने वाला ही कामयाब होता है ज्यादातर। ये चीज होती है, भय का मतलब होता है डर फैलाना। और डर किसी किस्म ये नहीं है कि मैं किसी को पीटूंगा या मैं किसी को मारूंगा। भय ये था डोडा की जो इलेक्शन जब हुआ डोडा के अंदर, वहां पे भय था इज्जत का, कि अगर मैं बोलूं तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। क्योंकि माहौल इस कदर इस तरीके से बनाया गया था कि उस वक्त स्पेसिफिक जो एमएलए साहब जीत करके आए हैं, उन पर जो भी किसी किस्म का जो है ब्लेम करता था या कोई भी कीचड़ उछालने की कोशिश करता था, तो अगले लाइव में जो है उसकी नीलामी भी होती थी। पूरे यहां सिर्फ डोडा के लोग नहीं देखते थे बल्कि पूरी दुनिया के लोग उस इंसान की नीलामी देखते थे। जैसे राकेश साहब ने अभी बताया कि जो बड़े बड़े इमाम लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी नहीं छोड़ा। बहरहाल मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। यानी मैं फिर इस चीज में डिसीजन ले लिया था कि भय ये फैला था कि अगर मैं बात करूंगा तो शायद मेरी नीलामी होगी, इसलिए सारे लोग खामोश रहे और डर इस कदर फैल गया जिसकी वजह से जो लोग उनके साथ जुड़े, और वो लोग जब जुड़े, अब उनके अंदर भी कुछ उस तरीके का असर अब भी देखने को मिल रहा है कि वो अपने के काफी सारे लोग उसमें सुलझे हैं। लेकिन अक्सर लोग, जी मैं कह रहा हूं कि सुलझे हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अब तो पूरी पावर हमारे हाथ में आई है, अब हम पूरे डोडा के अंदर किसी को बात करने का मौका नहीं देंगे। और जैसे ही कोई बात करने की कोशिश करता है, वो एक आईटी सेल की तरह उस पर बरस पड़ते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर या फिर जी उसके अलावा। जिस तरह से एक जर्नलिस्ट परसों वो डोडा का जो बयान दे रहा था, जी मुझे किसी ने किडनैप किया, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन वो भय का जो माहौल है वो अभी भी लोगों के अंदर फैलाया जा रहा है, जो कि डोडा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सियासी निजाम के लिए ठीक नहीं होता है। इस चीज को बदलने की जरूरत है, जी और इसकी वजह से वो जीते। उसके बाद लोगों ने पूरा भरोसा, पूरा विश्वास दो तरह से, कुछ लोग तो उनके साथ इमोशनली जुड़ गए और कुछ लोग उस भय की वजह से उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि काफी सारे लोगों ने उस तरीके का करप्शन भी किया था। काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको पता था कि हमारा कुछ कच्चा चिट्टा है, अगर हमने किसी और पार्टी के साथ जाने की कोशिश की या अगर हमने किसी और नुमाइंदों को चुना, अगर हमने कुछ और बोला, तो हो सकता है हमारा कच्चा चिट्ठा भी फेसबुक पे लाइव होकर के आ जाए। तो उस वजह से भी जो बिल्कुल है दो तरीके से लोग वहां पे जुड़े।
अब जब वो बहरहाल वहां पे लोग किस तरह से पूरा एक माहौल क्रिएट हो गया और लोगों ने ये भी साबित किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक वो एमएलए मोहतरम नहीं है बल्कि लोग उसके मुस्तहिक हैं कि लोगों ने अपनी पावर दिखाई, लोगों ने अपनी ताकत दिखाई कि लोग कुछ भी कर सकते हैं बिना पैसों के, बिना पावर के, बिना मजहब के इस्तेमाल किए, किसी को भी वो खड़ा करके जिता सकते हैं, किसी को भी जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता अब उसके क्या मुज़िर असरात होंगे या मुफीद असरात होंगे वो आने वाले 5 साल तक हम सब लोगों को पता चलेगा, और हर 5 साल के वक्फे में पीछे भी इस तरह से लोगों को मालूमात हासिल हुई हैं। लेकिन जब वो आए, अब लोगों की उम्मीदें भी आसमान पर थी, जिस तरह से लोगों के जज्बात उनके साथ जुड़े थे उसी तरह से लोगों की उम्मीदें भी आसमान पर हैं। तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कुछ महीनों के लिए, अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है तो जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा तेजी दिखाई, और उस तेजी के दौरान उन्होंने डोडा के अंदर बड़े बड़े फैसले करने की कोशिश की, जिसमें अब ये लारी अड्डे का पॉइंट सबसे बड़ा हाइक में पहुंच गया, जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि नेशनली जो है इसको एक हाइक मिल गई। अब अगर ये मसला लोगों का नहीं सुलझता है तो ये वाहिद और वाहिद एमएलए साहब का एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाएगा, और पूरी तरह से एमएलए साहब इस मसले को सुधारने में नाकाम साबित होंगे, और लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर भी पानी फिर जाएगा अगर ये मसला हल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जब ये मसला पीक पर हुआ उसके बाद ऑटो वालों का भरोसा और एमएलए साहब पर आया, और ज्यादा भरोसा लोगों ने करना शुरू कर दिया, और ये जो रिक्शा वाले थे, ई रिक्शा वाले, इन सब लोगों ने अपनी ऑटो रिक्शाज के पीछे बाज़ाब्ता तौर पर मोहतरम एमएलए साहब का फोटो लगाया, चस्पा कर दिया, और उन्होंने उसमें ये भी शेर भी लिख दिया कि हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। यानी इस कदर एक इंसान को हाइक मिली, इस कदर एक इंसान को लोग चाह रहे हैं, और उस पर किस किस्म की उम्मीदें लोगों की हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो मुझे तब हुई जब इन्हीं लोगों की जिनकी ये उम्मीदें हैं, जब इनके हवाले से एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर आता है कि जितने भी ई रिक्शाज हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज जितने भी हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज की वजह से जो है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग किराया ज्यादा लेते हैं उन ई रिक्शाज में, इसलिए उनको 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रिक्शा चलाने की बात की गई। जबकि काफी सारे आपने देखा होगा हमारे जो गांव के लोग हैं वो गांव में जो है उन ई रिक्शाज को लेके जाते थे शाम को, और सुबह फिर वो वापस शहर में आते थे, लेकिन अब उन्हें 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर चलने के हवाले से बताया गया। और दूसरा जो फैसला आता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जानिब से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, वो ये है, जो सबसे बड़ा खतरनाक फैसला है, वो ये है कि जो है पर पैसेंजर 2.5 रुपया यानी 10 रुपये पर किलोमीटर पर व्हीकल जो उन्होंने किया, बिल्कुल उसका पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें होना। लेकिन इसका जो जिस तरह से राकेश साहब ने ये जो कहा था कि भाई पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन है, ये थोड़ी ना किसी स्पेसिफिक जगह के लिए या डोडा के लिए है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग मानते हैं कि डोडा के अंदर लारी अड्डा का इशू उठने के बाद जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक एमएलए के फोटोज और पोस्टर्स अपनी रिक्शाज के पीछे लगाए, उसके बाद ही जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि लोगों का ये मानना है, इसमें काफी सारे लोगों ने मेरे साथ भी बात की, उनका ये मानना था कि विशेषपाल महाजन साहब डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और जिस वक्त महराज मलिक साहब सिर्फ सियासी रुझान के साथ लोगों के सामने आते थे, जब वो डीडीसी थे और किसी ओहदे पर बड़े फाइज नहीं थे बल्कि एक डीडीसी के तौर पर थे, और उस वक्त विशेषपाल महाजन जी के साथ जो उनका बर्ताव था, उस वजह से महराज मलिक ने जितनी पब्लिसिटी हासिल की है शायद ही किसी और डिप्टी कमिश्नर के जरिए से किसी लीडर ने उतनी पब्लिसिटी हासिल की हो। और काफी सारे ये भी मानते हैं कि उन जैसे मसाइल की वजह से और डिप्टी कमिश्नर डोडा की बार बार तनकीद करने की वजह से जो है जो महराज मलिक ने पब्लिसिटी हासिल की, और उससे भी उनको एक पब्लिसिटी स्टंट मिल गया, जिसके बाद महराज जो है मशहूर होना शुरू हो गए।
और फिर जो मसाइल वहां पे रहे, वो जो चीजें उनके बीच में हुई, वो आप सब लोगों को मालूम है। तो कहा यह जाता है कि उनके साथ उनके अंदर से जो खलिशें वगैरह वो तो बढ़ती रही, और हो सकता है कि ये जो ऑर्डर अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने निकाला, ये उसी की वजह से होगा जो मेराज मलिक साहब और उनका आपस में जो दौरान डिप्टी कमिश्नर उनका वो आपस में रहा था। लेकिन ये हम इसकी कहीं पुष्टि न नहीं कर कहीं सकते। इदरीस साहब, अलबत्ता कहीं न लोग ये कहीं मानते हैं, लेकिन किफायत भाई इदरीस एक साहब, बात कहीं न कहीं एक आप बात अब इल्ज़ाम, मुझे करने कहीं न दीजिए। कहीं ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर के रिक्शा वालों को भुगतना पड़ रहा है, ये महराज साहब की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि लोग इसमें किस किस तरीके के ख्यालात रख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और जी। दूसरी बात ये है कि अब हम आते हैं आखिरी चीज पर, जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज पे ये जो मामला हुआ, जितना भी ये मसला हुआ, इस मसले पर अब लोगों, ये जितने भी ये रिक्शा वाले हैं, जितने भी हैं, कौन से बड़े अमीर हैं, देखिए खिल्ली उड़ाने के लिए इंसान ऐसे बोल देता है जी इनकलाब आ गया, वो आ गया, लेकिन ये बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये रोजगार कमाते हैं। बाज इनमें से ऐसे भी हैं जो किसी का रिक्शा लेकर के चलाते हैं और अपना रोजगार कमाते हैं। ये जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान कर रहा है। इसका सिस्टम जो है सुधरना चाहिए, ये जो सिस्टम है ये बेहतर होना चाहिए, लेकिन इतना कम किराया हो सकता है इन लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बने। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजह है, जिन ऑटो रिक्शा वालों ने, मेरा फारूक साहब से इसलिए इस पर सवाल रहेगा, इसका जवाब फारूक साहब देंगे अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नुमाइंदे की तरफ से, कि ये सारी चीजें जो हुई इन ऑटो रिक्शाज के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वाहिद जो डोडा के अंदर नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर से पूरे जो है आपके एमएलए साहब को फैन फॉलोइंग है, हर जगह से उनको फॉलो करें, हर जगह से उनको वीडियोस भेज रहे हैं, और एमएलए साहब हर एक इंसान की वीडियो को अपने पेज पे डालते हैं। जैसे ही कोई उनकी तारीफ करता है, वैसे ही वो उनका थैंक यू करके अपने पेज पे डाल के शेयर करते हैं। लेकिन जिस अड्डे के लिए उन्होंने इतना ज्यादा जो है लड़ा, जिसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा कोशिश की, आज वो दिल्ली के अंदर इलेक्शन कैंपेन में कितना मसरूफ है कि उन्होंने एक बात भी इन ऑटो रिक्शा वालों के लिए नहीं की, इनके हक में नहीं की। क्या ये फैसला सही था, क्या ये गलत था, पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं, उस पर कोई बात इन्होंने नहीं की है। और जो एमएलए साहब जिनको उम्मीदों से इन्हीं गरीब लोगों ने चुन के भेजा, आज उनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है, क्योंकि महराज मलिक साहब इस वक्त दिल्ली के इलेक्शन में बिजी हैं। तो क्या लोग क्या समझें इस चीज को कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ उनको जिताया था, उन्होंने जिस उम्मीद से उनको किसी जगह पहुंचाया था, वो अब वो बात नहीं कर रहे हैं, तो कौन करेगा फिर गरीब की बात। फारूक साहब, आपके लिए जो है सवाल यहाँ पर इदरीस साहब ने खड़ा किया है, और दूसरा सवाल पहले ही इन्होंने खड़ा किया था कि अगर लॉरी अड्डे का मसला हल नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं एमएलए साहब जो है नाकाम होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामाईन का। मेरे पास सवालों की एक बहुत बड़ी बौछार है। जो ही मैंने शुरू किया था तो उस वक्त बीच में किसी शख्स ने फोन किया, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। बहरहाल उसके बाद जब मैं आपके साथ जुड़ा तो हमारे राकेश जी उस वक्त बोल रहे थे, तो मैंने कुछ आधा सा उनका भी सुन लिया। तो उसके बाद फलाई साहब ने भी माशाल्लाह, किसी हद तक आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो उसके बाद कुछ आवाज साफ आई, तो वो भी हमने सुन लिया। सवाल इतने ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में इनको कंप्लीट करने की। मैं पहले फलाई साहब के ही सवाल को लेके चलता हूं। इन्होंने कहा था कि लोगों ने, और मैं उस वक्त ये कह रहा था कि इनकलाब की जो शुरुआत होती है, जब आवाम तैयार होगी तो सब कुछ मुमकिन है। जब लोग तैयार होंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा उनके देश के अंदर, उनके रियासत या कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होगा। अगर वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और आवाज उठाना जानेंगे, और अपनी आवाज जो है ऐवानों तक पहुंचाने की सलाहियत उनके अंदर पैदा होगी, और जब वो निडर हो जाएंगे, आज से पहले उन्हें, जैसे फलाई साहब ने भी कहा था कि एक बह था, अब इन्होंने उसको 2-3 साइड्स पे जो है घुमाया। चलिए, सब बातें किसी हद तक हक सच भी थी और किसी हद तक नहीं भी थी।
ये बह जो था, ये डर जो था, ये मरकजी करें किस तरह इन्हें हम समझाएं कि बिल्कुल अब आवाज आ रही है जनाब? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप कहिए। आपकी आवाज फारूक साहब फिर से चली गई। करने की वजह से जो है जो महराज जी अब आवाज आ फारूक रही साहब है? आपकी अब आ रही है आपकी आवाज। यार फोन चल चल निकल, फोन मत कर यहाँ से। मैं ये कहना चाहूंगा कि फलाही साहब कह रहे थे कि यानी लोगों ने महराज को जीता के एक ऐसे शख्स को जिसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और उसे जो है आसमान पे पहुंचा दिया, यानी कामयाब कर दिया। उसके बाद कह रहे थे कि ऑटो रिक्शा वालों ने जो उनका साथ दिया, उस साथ देने की वजह से उन्हें बहुत जो है वो बुरा खमियाजा उसका भुगतना पड़ा, यानी वो नुकसान में चले गए। और ये भी कहा साथ में कि विशेष पाल महाजन जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने खुसूसन जो है महराज मलिक की डिग्निटी को ग्रेड करने के लिए उसके तमाम सपोर्ट। नहीं 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 फारूक साहब, ये चीज जो आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। हमने कहा लोगों का इस तरीके से रुझानात हैं वो लोगों के सामने रखे। हमने पर्सनली कोई कमेंट नहीं किया। आपको सही से समझ नहीं आया है हम क्या कह रहे थे। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो है खुसूसन महराज मलिक की जिद पे, क्योंकि उन्होंने जब वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे उस दौर में उन्होंने उनके साथ बड़ी तलख कलामी की थी और जो है पॉपुलैरिटी भी उसी की वजह से हासिल हुई थी। और डोडा की आवाम ने ये समझा था कि एक शख्स जो सिंपल डीडीसी है और वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, यानी राकेश साहब, आप तब तक जो है अपनी बात को जो है जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था आप उसका जो है कंटिन्यू करें। ये आप बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार से डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे थे, जी तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट डोडा में ये हुई थी कि आम आदमी को बोलने का अधिकार मिला था। 2014 से आबादी आज पहले नहीं है। नहीं, 2014 से पहले आप मुझे बताओ कि कितने मीडिया के लोग होते थे डोडा में। आज इतने सारे मीडिया के नहीं, लोग हैं, अपनी वक्त बात के कर रहे साथ हैं सभी बेबाकी चीजें से। चेंज होती है ना, वो तो तो बाकी डेवलपमेंट की बात रही, वो आपके सामने है। जी एक यहाँ पुलडोडा में पुल होता था, उसके बाद गणपत पुल बना बीजेपी की सरकार में, शेवाडल ब्रिज बना, ठाठरी में ब्रिज बना, सुईगवाड़ी में ब्रिज बना। आज रोड भलवाना पहुंची है, आज रोड खनकोट पहुंची है, आज रोड अपने ब्रेसवना में पहुंची है, डोंली गड़ेतर में रोड पहुंची है। और मैं अपने इस इलाका की, जिस इलाके से मैं आता हूँ, मैं उसकी बात करूंगा। और ऐसी पूरी जी कॉन्स्टिट्यूंसी जो डोडा थी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। फारूक साहब भी इस बात को भली भांति जानते, बड़े पुराने सियासतदान हैं। इन्होंने 2014 में शायद पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो डेवलपमेंट बीजेपी की जो सरकार दो डाल रही में बहुत सारा हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि विशेष पाल महाजन जी ने, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप ये बोल रहे हैं कि विशेष पाल महाजन जी ने महाराज जी को डिफेम करने के लिए आर्डर निकाला, तो ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं। कहाँ राम राम और कहाँ टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। विशेष पाल महाजन जी बहुत बड़े इंसान हैं। अगर वो उनको कोई ऐसा ऐसा उनका कुछ होता, जब वो यहाँ डीसी थे, तो तब भी इन पे कार्रवाई कर सकते थे, जैसी इनकी मतलब तब भी मतलब ये बात करते थे। लेकिन वो बड़े आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अभी आपने देखा, जो आपने बोला कि 6 किलोमीटर के अंदर ही ऑटो चलेगा, आपने अभी पीछे देखा कि कोटी में एक्सीडेंट हुआ ई रिक्शा का। बिल्कुल। कोटी जैसी जगह जहाँ इतनी हाइट पे जाना है, चढ़ाई है पूरी, वहाँ कहीं ना कहीं तो ये लोगों की जान के साथ रिस्क है। मैं देखता हूँ ऑटो हमारे वहाँ जठेली तक जा रहा है, ई रिक्शा मैंने टांटना में देखा, जो कि सीधा ही एक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ई रिक्शा में इतनी पावर नहीं कि वो इतनी दूर दूर जा सके। लेकिन चलो, इस बात को इस महराज मलिक ने जो लॉरी अड्डे की बात उठाई, और जो शिवपाल जी का, महाजन जी का वो जो ऑर्डर है, इस बात को इस बात से जोड़ना मैं कहीं भी ये जायज नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूरी यूटी के लिए निकाला था, और कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में, शायद बडगाम की कुलगाम, कहीं पे उन्होंने ये बात रखी थी। और ये अब कुछ लोगों का है कि नहीं जी उन्होंने ऐसा निकाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फारूक साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मैं इनसे यही आग्रह करूंगा कि देखो, आप लोग अब सत्ता में हो, अब उंगलियां आप लोगों के ऊपर उठेंगी, सवाल आप लोगों के ऊपर दागे जाएंगे। वो मेरा भाई एक वो वसीम राजा करके है, वो बात उठाता है और आपके सपोर्टर उनको सीधी गालियां देते हैं। डेमोक्रेसी में ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कोई एक मीटिंग बुलाएं, इनकी कोई एक वर्कशॉप कराएं, इनको समझाएं कि आप अभी आप सत्ता में हो, आप गालियां लोगों को नहीं निकालो, गालियां निकालने से कुछ होने वाला नहीं। देखो, लोग अपोजिशन करेंगे, अब सत्ता में आप हो, एमएलए आप हो, जवाबदार आप हो, तो गालियां, सवाल किससे लोग पूछेंगे? बिल्कुल। पीछे जब आवास प्लस योजना की सर्वे फिर से यहाँ होने लगी, जो लेफ्ट आउट लोग थे उनकी फॉर्मेलिटीज वगैरह के लिए बड़ी 15 फॉर्मेलिटीज के लिए ऑर्डर निकला, तो तब भी महाराज मलिक जी दिल्ली में घूम रहे थे। उन्होंने वहां फेसबुक पे लाइव आके बोला कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं बनाएगा, मैं आऊंगा, मैं ऑर्डर निकालूंगा कि क्या करना है। वो आए, उन्होंने कोई ऑर्डर यहाँ आके नहीं निकाला, कोई किसी से बात नहीं की, वो फॉर्मेलिटीज एज इट इज हैं, एज इट इज हैं वो फॉर्मेलिटीज। मैं आपको बात करूंगी, आज की डेट में एक जठेली का एक लड़का, प्यारचंद उसका नाम है, हैंडीकैप है, पेंशन लेता है 1,000 रुपया वो महीने की, और तहसीलदार महला उसको 1,00,000 रुपया उसकी इनकम शो करता है। एक जो पेंशन बंदा ले रहा है, विकलांग है वो उसको 1,00,000 रुपया आज की डेट में इनकम शो की जा रही है। उन्होंने बोला था कि कोई नहीं बनाएगा जी इनकम सर्टिफिकेट, कोई कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा तो मैं तय करूंगा। लेकिन जब वो डोडा में आए, उन्होंने इस मसले पे कोई बात नहीं की, वो आगे चले गए। चलो, लारी अड्डे की बात उन्होंने उठाई, ठीक है, ऑटो ई रिक्शा वालों ने उनके पास कंप्लेंट की होगी, उसका एक सिस्टम होता है। आप अपने ऑफिस में डीसी साहब को बुलाइए, एआरटीओ को बुलाइए, ट्रैफिक वालों को बुलाइए, ईओ को बुलाइए। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है अपना यहाँ, तो आप डाक बंगलों में बुलाइए, आप एमएलए हैं, वहां उनसे बात कीजिए, वहां उस कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाइए। लेकिन नहीं, उनको तो मतलब हाइप क्रिएट करने का चस्का है, वो सीधा चले गए फेसबुक पे, वहां लाइव कर दिया घंटा घर पे, और ठेकेदार से उलझने लगे। ठेकेदार से वो कानूनी उलझ नहीं सकते हैं। अगर उनको उलझना है तो वो डीसी के साथ उलझें, वो एसएसपी के साथ उलझें, ईओ के साथ उलझें, एआरटीओ के साथ उलझें, उनको बताएं कि ये क्या हो रहा है। वो सीधा ही ठेकेदार को वहां धमकाने लगे। तो ठेकेदार ने भी अपनी, वो तो ठेकेदार, वो एक आम आदमी है। अगर एक एमएलए आपको शरेआम चौराहे पे गालियां निकाल सकता है, तो एक आम आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? फिर जब उसने निकाली, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आए दोबारा, और वहां सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। उन्होंने बोला था कि 2 दिन में हम ये यहाँ से शेड उखाड़ देंगे, उखाड़ा, शेड वहीं का वहीं है। वसीम राजा उखड़ ने एक जाएगा बात बताई इंशाअल्लाह। कि ठीक है, जिस दिन हट हट जाएगा तो हम भी मानेंगे। तो देखते रहिए लेकिन जनाब। जिस दिन वसीम राजा ने एक बात सही बताई कि ये आप कानून लाए असेंबली में, असेंबली लगने वाली है, वहां से आप कानून पास कराइए कि जम्मू कश्मीर की किसी भी जिला में, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा। जब यहाँ ये चुनाव लड़ रहे थे,
ये यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पीछे कश्मीर के रास्ते से, यहाँ अपने किश्तवाड़ के रास्ते से काहरा में भी गए थे। उन्होंने वहाँ क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो तब महराज मलक जी यहाँ माला में आके बोल रहे थे कि वो फारूक अब्दुल्ला 85 साल का बूढ़ा है, वो वहाँ पता नहीं किसको बोल रहा था, जनान का इच्छा, वो वहाँ औरतें ढूंढ रहा था। और फिर तुरंत रिजल्ट निकलने के बाद वो जाके फारूक अब्दुल्ला को बुके दे रहा था। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी की बुनियाद अरविंद केजरीवाल जी ने डाली। अन्ना हजारे जी के आंदोलन को उन्होंने हाईजैक किया। तब उन्होंने कसम खाई थी वहां की, मुझे बच्चों की कसम है, सियासत में नहीं आऊंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। और आज उनका शीश महल पूरी वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने वहां शराब नीति लाई, एक के साथ एक फ्री शराब बांटी, उसके लिए 11 महीने वो जेल में रहे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट की उनको हिदायत है कि आप किसी भी पद पर किसी को कोई साइन नहीं कर सकते हैं आप। तो जो इनके मुखिया हैं उनकी ये हालत है, तो उनके चेलों का आगे क्या होगा। फारूक साहब बहुत पुराने सियासी आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मेरी सिर्फ इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो सपोर्टर्स, वर्कर्स, जो भी आपके वेलविशर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जिस किस्म की अभद्र भाषा का वो सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, ये डेमोक्रेसी में कहीं भी जायज़ नहीं है, ना किसी मजहबी किताब में ये जायज़ है। तो आप प्लीज़ आप अपने वर्कर्स को बुलाइए। बाकी डेवलपमेंट आप बाद में करना। डेवलपमेंट आप कितनी करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम है। डेवलपमेंट के लिए मैं आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। अभी जुमा आपको 8 दिन हुए हैं, और आप क्या करोगे वो दुनिया को पता है। वो यहाँ जो आपके चीफ मिनिस्टर, जिनके आपने आपकी भी सपोर्ट है, उन्होंने इलेक्शन के पहले बोला था कि मैं 12 सिलेंडर फ्री दूंगा। सबसे पहले उन्होंने बोला था 370 वापस लाऊंगा। रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन उन्होंने बोला कि 370 पे बात करना बेवकूफ़ी की बात है। फिर उन्होंने बोला था कि अब यहाँ तो भी टाइम बहुत हो गया, आप थोड़ा सा तो रेस्ट एक करें, मिनट, अब हम भी जवाब नहीं दे हुआ, दें। कुछ नहीं हुआ। अब नहीं नहीं, नहीं, आपने आप तो देना पूरा, जवाब खुले। राकेश जी, आप तो डोडा राकेश से मेरी जी, निकल बात के सुनो जम्मू, मुझे। जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से मे- वापस, फिर बहुत थोड़ा सा देखो फारूक 1 साहब, घंटे से देखो मैं आप सुन रहा हूँ, सत्ता में लेकिन हो, जी, सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं। सहनशीलता रखो। सबसे पहले सहन करने की शक्ति रखो। आपको लोगों ने यहाँ 1 जीता घंटे है। से अगर आप खामोश सहन बैठा बात, हूँ, इससे ज्यादा क्या सहन सकता मैंने रख राकेश कोई सकता जी है। आपकी जी देते, पहले बताइए। देते हैं कोई आपकी फारूक साहब को शान में टाइम मैंने देते हैं, उसके गुस्ताखी बाद नहीं आपको की है। फिर। नहीं, 2 बातें मैं और करूंगा, उसके बाद फारूक साहब बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। एनसी ने बोला था कि 200 यूनिट यहाँ फ्री देंगे, बिजली, राशन डबल करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने परसों बोला कि जी हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लाते थे, हम बिजली के बगैर जीते थे, हम वैसे ही जिएंगे। तो ये बातें करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे आपसे कोई फारूक साहब गिला शिकवा नहीं, आपके एमएलए से भी नहीं, आपकी पार्टी से भी नहीं, कि मैं बोलूंगी कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अभी आपने करना क्या है, अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पूरे 5 साल कुछ नहीं कर पाओगे, तो 3 महीनों की तो बात ही। मैं इस बात पे आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि आपके जो वोटर्स, सपोर्टर्स, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, कम से कम डेमोक्रेसी में इस किस्म की भाषा का वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर चीज का चलिए, पहले जो है आप एक लिमिट होती है। राकेश नहीं जी, तो आने वाले वक्त में आपके उन वोटर्स, सपोर्टर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि देखो जी, देखो जी, हमारे वर्कर्स राकेश जी के पहले साथ ये हो गया। आप जो है इसलिए टाइम फारूक आपसे, साहब को देखो दीजिए। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, आप यहाँ डिबेट पे आए हो। आप, मैं बड़ी सारी डिबेटों पे आपको देखता रहता हूँ। एक वो पीछे भलेसा से भाई साहब है, क्या नाम है उनका, वो भी चलाते रहते हैं, आप भी। और पीछे एक में आपके मीडिया के मित्र ने कल वहाँ बीजेपी ऑफिस में बोला था कि बीजेपी वाले डर गए हैं, महराज मलक की किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है। भारतीय जनता पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है और ना कभी डरेगी। लेकिन हमने सिर्फ अब डोडा एमएलए को नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनका व्यवहार है, हमें इस
ऐसे आदमी पर कोई टिप्पणी करने का कोई शौक नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, और ना हमने इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। जब ये अच्छे काम करेंगे, जब ये इंसानों की तरह पेश आएंगे, एक एमएलए की तरह जब ये पेश आएंगे, तो तब हम इनकी किसी बात पर जवाब देंगे। अदरीस भाई ने आज मुझे रिक्वेस्ट की कि आपको जुड़ना है, मैं स्पेशल अदरीस भाई के लिए जुड़ा हूँ। और आपने बोला कि पता नहीं एनसी से कोई जुड़ेगा, पता नहीं किस किस से कोई जुड़ेगा, जुड़ा नहीं। तो आपने मेरे साथी को, मेरे जैसे शरीफ आदमी फारूक साहब को यहाँ जोड़ दिया, तो मैं इनसे क्या बोलूं और ये मुझसे क्या बोलेंगे। आपने बोला था यहाँ बड़े बड़े 30 मार खान आएंगे, लेकिन कोई आए नहीं। बेसिकली देखिए राकेश साहब, जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस वक्त आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहैसियत इंसान आप क्या हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहैसियत पार्टी आपका ओहदा बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने काम करना है। और उस काम करने के लिए आपने एक बात बताई कि बीजेपी ने नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी किसी को नॉन सीरियस लेना शुरू करेगी और उसके बाद तरह तरह की चीजें फैलेंगी और उसके बाद डिक्टेटरशिप का निजाम चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, एक ही लीडर पूरी चीजें कर रहा है, बाकी चीजें सारी खामोश है, पार्टियां भी खामोश है। आपकी सरकार राकेश साहब डोडा से लेके दिल्ली तक है, दिल्ली से लेके डोडा तक है, लेकिन आप अगर खामोश बैठेंगे, आप लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे जी नॉन सीरियस इन चीजों को ले रहे हैं, तो इससे कोई समाधान लोगों अभी तक नहीं अभी होने मेरी वाला बात है। सुनो। हमारा एमएलए डोडा वेस्ट में आदरणीय शक्तिराज परिहार जी हैं। आप वहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री राकेश जी ग्राम सड़क योजना में, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, फारूक साहब को एक सेकंड फारूक साहब को देना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सबसे ज्यादा सर्वे अभी कहाँ हो रही है? डोडा वेस्ट में, भद्रवा में हो रही है। आप मुझे बताओ डोडा की किस। लेकिन वो स्वर्णवीर जराल साहब कांग्रेस के वो इस चीज को ठुकरा रहे थे, वो लाइव आए थे 11 बजे। इदरीस साहब आप फारूक साहब को अपोजिशन में रहकर अपोजिशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फारूक साहब आप वो अपोजिशन में हैं, उनको अपोजिशन करनी चाहिए, हम उनका वेलकम करते हैं। हमने थोड़ी बोला कि आप क्यों। फारूक साहब, फारूक साहब, नहीं है साहब आप बोल ये मोदी जी का संकल्प है। और अगर आप मैंने कुछ ज्यादा बता दिया तो फारूक साहब को मौका दें। मैं सिर्फ इतना इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सहन शक्ति, सहनशीलता, क्योंकि अब आप लोग सत्ता में हो भाई साहब, उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी कि पत्थर उस पेड़ को लोग मारते हैं जिसपे फल होते हैं, और आप वहां से गालियां शुरू करोगे तो ये तरीका। फारूक साहब आप प्लीज अपना जो है कंटिन्यू करें, आप बोलिए। आवास प्लस योजना में लोगों को जोड़ना है, उस पर आपने कोई बात नहीं की। आपने राशन की डबल बात की थी, कोई बात नहीं। बिजली फ्री, कोई बात नहीं। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग के लिए। और मैं आप मीडिया के भाइयों से, अदरीस भाई और अपने क्या है किफायतुल्लाह भाई साहब से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शरेआम महराज मलिक ने मीडिया को दल्ला बोला कि नहीं बोला? किसी मीडिया के भाई ने उनसे माफी तक नहीं मंगवाई। मैं आपको एक 2-3 साल, ये देखो पक्षपात नहीं होना चाहिए। दो साल पहले की बात है, हमारी डीडीसी बहन ने एक ने कहीं मीडिया को बुलाया था, वो टाइम से थोड़ा लेट पहुंची। हो सकता है कुछ परेशानियां रही होंगी, लेट पहुंची। तो मीडिया के मेरे भाई 2-3 बार बीजेपी ऑफिस में आए, हमारे जिला प्रधान को बताने लगे कि वो कब माफी मांगेंगे जी, तब तक हम आपकी कोई कवरेज नहीं करेंगे। लेकिन पब्लिकली शरेआम सोशल मीडिया में महराज मलिक ने मीडिया को दल्ला बोला। किसी मीडिया के भाई को ये हिम्मत नहीं आई कि हम उसको बाइकाट करें या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करें। फारूक साहब आप जो है अपनी बात को करें, सभी मीडिया के फिर से राकेश भाई को टाइम देंगे, हम राकेश जी को टाइम देंगे, क्योंकि आप अपनी बात करें, माइक आपकी म्यूट है। तो मैं राकेश जी का बहुत ही खैर मकदम करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि राकेश जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बैठकर,
बीजेपी के एक रिप्रेजेंटेटिव एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी के या स्टेट बॉडी के जिम्मेदार होते हुए भी आप एक बात कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आप क्या करेंगे। इट मींस कि महराज मलिक जो है डोडा में एमएलए बनने के बाद क्या कर पाएंगे। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप भी यहां से 29 सीटें जो हैं उनमें से एक जो एमएलए साहब थे वो मेरे रब को प्यारे हो गए, बाकी 28 आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आज भी असेंबली के अंदर बैठे। अब बुरा नहीं मानिएगा, ये बड़ा बदकिस्मती का आलम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको जो मैंडेट दिया था वो यहाँ की डेवलपमेंट के लिए दिया था। मैं मानता हूं कि उन्होंने कोशिश की थी, आपकी जमात ने, आपकी पार्टी ने, कि हम जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में आ जाएं और हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं। तो मैं तो शुक्र रब का अदा करता हूं कि खुदाए रब्बुल आलमीन ने आपको ये मौका नहीं दिया। अगर ये मौका आपको बहैसियत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मिलता तो ना जाने कौड़ियों के भाव हमें आप बेच देते, कौड़ियों के भाव बेच देते आप। क्यों? अगर आज की डेट में आपको मैंडेट मिला है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, आपका अपोजिशन का रोल इस वक्त चल रहा है, लेकिन आप जो है अपोजिशन ना करें, बल्कि अपोजिशन बराए जो है आप इस्लाह करें कि यहाँ पे जो है अगर रियासती सरकार कुछ गलत करेगी तो आप उनको पॉजिटिव ट्रैक दिखाएं, अगर वो कहीं नेगेटिव जाएंगे। आपने एक ही जो है वो मोर्चा संभाल के रखा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हमने तब तक कुछ करने नहीं देना है जब तक वो हमें जबरदस्ती जो है हमें मैंडेट ना दे। लेकिन आप ये यहां तक देखिए कि अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको असेंबली के अंदर अभी तक मैंडेट कभी नहीं दिया है, फुल बहुमत जिसको कहेंगे पूरा, वो नहीं दिया है। क्योंकि आवाम भी थोड़ा सा, पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो है अक्सरियती जो सेक्शन यहाँ पे रहता है, चाहे मैं कहूं कि एक कम्युनिटी रहती है, तो यहाँ पे हमेशा जो है उस अक्सरियती कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी रीजनल पार्टी ही इक्तदार में आए। वो मरकज की किसी भी पार्टी के हाथ अपना इक्तदार देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बार जो है उनकी जो एक पोजीशन थी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, अपनी एक आइडेंटिटी थी, अपनी एक शिनाख्त थी, उसको खत्म करने के लिए आपकी पार्टी का 1970 से ही ये प्रोग्राम था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हर एक हक जो है वो छीन लेंगे। गलत इन्फॉर्मेशन है। नहीं, आप सुनिए, आप जब मैंने सवाल किया, आप सुनिए, आपको भूल जाएगा, आपको ही भूल जाएगा। सुनो मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं भूला, मुझे तब से नहीं भूला जब 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ। आप सब्र कीजिए, कोई बात नहीं। अब रुकिए मेरे भाई, आप भी सब्र रखिए ना। आप मुझे आप नोट करके रखिए, ये रखिए, ये डायरी है मेरे पास, मैंने नोट किया। वैसे डायरी गलत है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बनी सिर्फ इस मसले पे है। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं एक पार्टी की तरफ से बात रख रहा हूँ और मैं बात पूरी रखूंगा। नहीं, आप तो मैं बिल्कुल ही नहीं सुनूंगा। आप नोट करके रखिए अपनी कॉपी के ऊपर, आपने जो जवाब देना होगा दीजिएगा। नहीं, ये जबरदस्ती मैं तब तक नहीं मानूंगा। आप ठीक इसी तरह, नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा तब तक। आप ठीक इसी तरह नहीं, आपने हमेशा ये कोशिश की है, आपने हमेशा ये कोशिश की। अभी तो आम आदमी पार्टी का एक ही बंदा जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब हुआ। दिल्ली में आपके दांत जो हैं वो खट्टे हो गए हैं, लोहे के चन्ने चबाए गए आपको। 3 बार आपको दिल्ली की आवाम ने वहां से जो है यूटी में, और वो पता हम लिख के आज ही देंगे, हमें पता है कि कल वहां क्या होने वाला है। लेकिन चलिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने ये आपको जो सेंटर से डायरेक्शन दी जा रही है, आपसे जो सेंटर के से डायरेक्शन दी जा रही है कि आप अपनी आवाम का कुछ नहीं सोचें, वो बाहर में ही चले जाएं, लेकिन हमारे जो है इशारों पे आपको चलना है। असेंबली को नहीं चलने देना है, नहीं चलने देना है। हमने रियासत के अंदर यहाँ की आवाम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई काम करना है, कोई बिल पास करना है, नहीं करने देना है। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो ये है कि जम्मू का हिंदू उसको भी सप्रेस कर दिया है, और यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का सिख कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला,
उनको जो है मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन जो है भी उसको भी मसल दिया गया है। अब यूटी के उस एक कानून के अंदर क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर को मतलब जो है स्टेट का दर्जा छीन लेने की? इसलिए कि जम्मू कश्मीर को जो अपनी एक शिनाख्त हासिल थी, अपना एक उनको जो एक प्रोटोकॉल था रियासत जम्मू कश्मीर को, वो छीन लिया गया ताकि वहां के लोग अपनी मर्जी के साथ डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल राइट्स जो उनके होंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो एंजॉय ना करें। और सीधी बात यह है, आपने रियासत को दो टुकड़ों में बांट दिया और दो टुकड़ों को यूटी के अंदर कर दिया। अब यूनियन गवर्नमेंट, आप लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हो, ये जो यहाँ पे जो एनसी है ना, एनसी गवर्नमेंट, ये कठपुतली है, ये बेचारे सिर्फ नाम के लिए हैं, काम के लिए नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे, आप समर्थन क्यों कर रहे हो उनको? नहीं, अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, सुनिए एक मिनट सुनिए जी आप जी एक सवाल मेरा सुनिए, उसका भी आप जवाब दीजिए। आपने कहा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे कठपुतली है, तो राकेश साहब ने आपको कहा कि फिर आपने उनको सपोर्ट क्यों की? एक बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, फिर अगर आपको लगता है वो कठपुतली है, उनकी सरकार को पावर नहीं है, तो डोडा के अंदर जो आपके एमएलए साहब हैं, उनके सपोर्टर्स को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी पावर ही उनके हाथ में, जब आप ये कह रहे हैं कि सीएम को भी पावर नहीं है? जी हाँ, ये बीच में जो लोग फोन करते हैं, क्या बनेगा इन लोगों को? आवाज आ रही है जनाब? बिल्कुल बिल्कुल आ रही आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही, बताओ आप। हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल आप जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ, जनाब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कल एक कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने कुर्बानी दी और एनसी के साथ कोलिएशन जो है मतलब करके उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा ताकि रियासत जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बाहर रखा जाए। एक बात ये, आप ये कह रहे हैं कि पावर जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात नहीं है, इस पावर को कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार है या बीडीओ है या और कोई है या यहाँ डीसी डोडा है या और कोई है, आप इस लेवल की पावर से परेशान ना हो। ये पावर हमारे पास है, हमारी पब्लिक के हाथ में। जब पब्लिक चाहेगी वो मैदान में उतर कर, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव को कॉपरेट नहीं करेगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, तो यहाँ की 26 से 28 हजार वोटर मैदान में आकर उनके हाथ पकड़कर हस्ताक्षर करा देंगे जिस काम पे कराने होंगे। पार्टी ये पावर इस बात की नहीं है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें 100% कॉपरेट कर रही है। जैसे अभी राकेश साहब कह रहे थे कि आपके एमएलए साहब ने जो है सीधा उनको ही टारगेट किया कि उनका जो तकिया कलाम है वो बेहतर नहीं है, वो बात अच्छे अंदाज में नहीं करते हैं, तहजीब और के दायरे में रहकर बात नहीं करते हैं। उन्होंने जी डीसी साहब को गालियां दी, मतलब यहां तक राकेश जी ने कहा। मैं कहता हूं कि उनका अंदाजे बयां जो है वो जोशीला है, वो जोश में आकर अगर कभी बोलते हैं तो लोग उसको गाली समझते हैं, क्योंकि हमेशा जो बुजदिल होता है ना वो बहुत ही नरम तबीयत होता है, और बेईमान जो होता है ना, बेईमान वो भी डीसी के मुंह बात पे सुनिए, आप कीचड़ मुझे लगाना कहने गर्म दीजिए। जोशी है, क्या बात कर रहे हो और फारूक जनाब साहब? उसके कहाँ पढ़ा उसके आपने वो अंदाज काम? मैं तो उसके आपको बड़ा अंदाज को संजीदा आदमी मानिए समझ रहा हूँ। सर। आप और ये सर बोल रहे हैं बात कि आपका सुनिए, एमएलए बोल रहा है कि आप तहसीलदार के चीथड़े उड़ा दूंगा। ईओ के मुंह पे आप वहां से गंद लगाओ, देखिए किसी के मुंह पे आपको आप इस चीज कीचड़ की फेंको, जिम्मेदारी, मेरे भाई और ये राकेश आपका भाई, जोशीला राकेश अंदाज भाई, है। क्या बात और कर रहे बात हो? सुने सर, बात कौन सी सुने। किताब पढ़ी भाई क्या साहब आपने? कौन से स्कूल में पढ़े हो? तहसीलदार अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट था, क्या उसके लिए कानून नहीं था? वो पुलिस के पास गया, वो कोर्ट में गया उसके खिलाफ। देखिए मेरे भाई, आप क्यों तहसीलदार की जो है वो साइड ले रहे हैं? आप नहीं पॉलिटिकल देखो, जो पार्टी, बात आप गलत है लोगों वो के गलत है, नुमाइंदे हैं आप। नहीं, अब आप गलत कह रहे हैं, जो बात तहसीलदार गलत खुद है नहीं वो कह रहे गलत है। गलत, आप कह रहे कल गलत को है। कोई आपको गाली डीसी देगा, हम साहब उसके ने लिए डीसी बोलेंगे साहब ने गलत है। कहीं नहीं कहा मुझे गालियां दी, बात सुने। डीसी साहब ने बजाते खुद नहीं कहा कहीं कि मुझे मेरा गालियां आपसे दी। इस पे एक सवाल एक रहेगा, मिनट, एक मिनट फारूक साहब, आपने यहाँ पे जो जी कहा कि बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हमारे अपने हिसाब से है, मतलब वो आपके मतलब हिसाब से चलेगी और उनके साथ कोऑपरेशन भी हर चीज है, ये चीज हम मतलब आपने कहा।
अब आप मुझे ये बताइए, आप ये जो लोग देख रहे हैं या जो लोग हैं वहां पे बसने वाले वोटर्स आपके नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं, आप मुझे बताइए इलेक्शन कैंपेन में जब केजरीवाल साहब को या उससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन में संजय साहब आए थे, उन्होंने लोगों से कुछ वादे किए हैं जी, स्कूलों को दिल्ली की तरह दिल्ली के पैटर्न पे चलाएंगे, स्कूलों में तालीमी निजाम को सही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। अब अगर लोकल लेवल पे आपको हाथ में है, आपको लोग लोकल लेवल पर ही जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आप ये बताइए कि डोडा के अंदर स्कूलों की हालत कब बदलवा रहे हो? बिल्कुल। आप देखिए, अच्छा, आप क्योंकि आप हैंग जैसे हो गए थे तो मुझे पता नहीं लग रहा था, आपकी बात जो है कंप्लीट हो गई। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, हमने कहा था ना स्कूलों के हालत बदलेंगे। यकीन जानिए, आप देखिए 6 महीने के अंदर आप देखेंगे, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि एक एमएलए रियासत के अंदर होगा, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, और उसकी जो पॉलिसी और प्रोग्राम होगा, जो हमारा तरीका काम करने का, आप देखिए कि स्कूलों के अंदर जो है वो जान वापस आ जाएगी। और हर स्कूल का हम मुआयना करेंगे, वहां क्या लगता है, किस चीज की कमी है, उसे बेहतर मॉडल कैसे बनाया जाएगा। आप देखिए, हमने डंगे नहीं देने, हमने पॉलिटिकल वर्कर को सीडीएफ नहीं देना है, हमने जो है कोई चोरी चकारी या कमीशन नहीं करना है। हमारे पास जितना भी पैसा आएगा, यकीन जानिए जितना भी पैसा आएगा, हम उन सेक्टर्स में वो पैसा लगाएंगे जिस सेक्टर में जो सरकार जो है पूरा कोऑपरेट नहीं कर पा रही है। आप मुझे मतलब ये बताइए कि इस वक्त भी अगर देखेंगे रियासत जम्मू कश्मीर का, जहां तक तो मुझे लग रहा है कि इस बार का बजट, अभी तो बजट पेश करने का तो अभी कुछ है ही नहीं, अभी तो सब कुछ गवर्नर साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में ही है। लेकिन हमारे एजुकेशन सेक्टर में अगर हम चाहेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का कितना % पैसा लगेगा, सबसे कम जो है मेरे देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, और उसके बरकस जो है दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे भी ज्यादा पैसा उनमें लगाया जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने कोशिश की कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है बजट में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया, हेल्थ सेक्टर को दिया, तो जो लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं, बुनियादी उनकी जो जरूरियात हैं, सहूलियात हैं, उनको फराहम करने के लिए गवर्नमेंट का काम होता है। भले ही हम यहाँ जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ हैं, एक एमएलए था, अगर एनसी के साथ रहा, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ रहा, ये भी एक हमारी एक टेक्निक का हिस्सा है। एक आदमी जो है 90 लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ भी और रूलिंग पार्टी के साथ भी, लड़के तो कुछ नहीं निकलना है, बल्कि हमने ये बेहतर समझा कि अगर बीजेपी जो है अपोजिशन में है तो हमें उस साइड में नहीं जाना चाहिए। उसके बरकस अगर ये एनसी और कांग्रेस अगर इस वक्त कोलिएशन गवर्नमेंट में है, हमें उनके साथ रहना चाहिए। लॉजिक क्या होता है, अकल क्या होती है, जहां से बेहतरी की उम्मीद हो उधर जाना चाहिए। हमारे पास इतना जो है पोटेंशियल है कि हम डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मॉडल बना सकते हैं। बीइंग ए सिंगल एमएलए ही, फिर भी हम डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आने वाले इलेक्शन के लिए एक मॉडल पेश करेंगे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की 90 जो है ये असेंबलीज हैं उनके अंदर। आज की डेट में आप अगर देखेंगे, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जॉब कार्ड होल्डर को भी पूरा 100 दिन का रोजगार मिले, हमारे स्किल्ड पर्सन को भी, हमारे मटेरियल सप्लायर को भी पैसा मिले। हम स्कूलों में मार्च में स्कूल खुलेंगे, हमारी टीमें विजिट करके और पूरी रिपोर्ट एमएलए साहब के पास, हमारे पास सीडीएफ आएगा, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूलों के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, महराज मलिक एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा डायनामिक लीडर है कि वो फ्री वॉलंटियरली एजुकेशन के लिए हम नौजवानों को सरकार के साथ मिलकर, सीओ के साथ मिलकर, जेडीओ के साथ मिलकर, हम लोकल लेवल पे जो है एजुकेटेड लोग जो है प्रोवाइड करेंगे स्कूलों के अंदर। हम पहले अपने घर से काम शुरू करेंगे। यकीन जानिए, यहाँ तो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट मोदी जी ने दिया था, हम उनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, लेकिन कंसेप्ट दिया मोदी जी ने, चुरा लिया महराज जी ने। और बलेसा में बैठ के ही सोशल मीडिया का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि कोई कैंपेन की जरूरत नहीं, पूरे जिला डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसके दीवाने हो गए। आज की डेट में आप देखिए, पूरा रिपोर्ट कार्ड जो हमें चाहिए था हर डिपार्टमेंट का, वो 5 मिनट के अंदर हमारे ऑफिस में
मिलता है। जैसे अभी कहा था इन्होंने, अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप डाक बंगले में आइएगा। खुदा की कसम, आम आदमी पार्टी, एक मिनट आम आदमी पार्टी को, अगर ऑफिस भी दिया, नहीं मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज लोगों ने डोनेट किया ऑफिस भी आम आदमी पार्टी के लिए। क्यों किया डोनेट? इसलिए डोनेट किया कि हम ईमानदार हैं, हम ऑनेस्ट हैं। लोगों को एक जी जानकारी दे दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो डिजिटल इंडिया का सपना मोदी जी ने दिखाया था या उन्होंने जो लाया था उसका सही और भरपूर इस्तेमाल महराज मलिक साहब ने करके दिखाया। हम इस चीज को भी मानते हैं। और ये जो चीज आप कह रहे हैं, यानी कि मौके का किस तरह से फायदा उठाना है, महराज साहब को अच्छे से आता है। इससे पहले आपने एक बात की थी, आपने ये कहा था कि महराज साहब को ये मालूम था कि मैं यहाँ पे जो सरकार बन रही है इनके साथ जुड़ने के बाद ही मैं लोगों के मसाइल का इजाला कर सकूंगा, इसलिए इनके साथ जुड़ूंगा। लेकिन आपको ये चीज याद है कि जिस वक्त दफा 370 की बात जो अभी कर रहे थे आप ही, ये जो बीजेपी से कर रहे थे राकेश साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये था कि दफा 370 को वापस लाने का उनका मंशूर था, फिर पता नहीं क्या क्या था, वो लास्ट में उन्होंने अब कहा अब आप गैस सिलेंडर भी नहीं दे सकते। तो आप मुझे ये बताइए, जब यहां जम्मू कश्मीर में एलजी राज था, यूटी जब बनी, जब आर्टिकल यहां से खत्म किया गया, उस वक्त के हवाले से आम आदमी पार्टी पर एक सबसे बड़ा जो धब्बा लगा था वो यही था कि नेशनल, ये जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने भी दफा 370 को खत्म करने के लिए अपना वोट दिया था। और उसी पार्टी से महराज मलिक साहब भी हैं और आप भी हैं। उस वक्त वो उनके साथ जुड़े क्योंकि उस वक्त उनको एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़ करके अपने आप को यहाँ पे खड़ा करना था और अपने आप को मजबूत बनाना था। जब उस पार्टी के साथ मिलकर के वो मजबूत हुए और जब वो जीते, अब उन्होंने यू टर्न लिया। आपने कहा ना कि वो बड़े मौके का फायदा उठाते हैं, तो इसमें भी ये तो हो सकता है ना, उन्होंने मौके का फायदा उठा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन इसलिए किया क्योंकि अगर वो उनके मुखालिफ होकर के दफा 370 की मुखालफत करते, बाकी चीजें तो जो उनके सपोर्टर थे वो भी उनसे छट जाते, साथ में कश्मीर के अंदर उनको हाइप नहीं मिलती। इस फायदे को उठाने के लिए उन्होंने ये चीज की, उन्होंने गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आवाज मेरी साफ आ रही है? जी जी, आवाज मेरी आ रही है जनाब? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं फलाई साहब ये कहना चाहूंगा, 15 लाख तमाम लोगों को मिलेंगे जब भाजपा सरकार मरकज में बनेगी। 10 साल गुजर गए, 15वां साल चल रहा है। नहीं, अब बात, जवाब तो सुनिए ना। उठाना आपने कहा, अरे भाई, तो क्या ये भी एक मौके का फायदा है कि किस तरह से लोगों की अटेंशन को हासिल किया जा सके? आप रुकिए, मैं जो कह रहा हूं सुनिए ना, जवाब भी सुनिए। और बाद में जब पूछा गया अमित शाह जी से कि आपने कहा था कि 15 लाख रुपया हर एक शख्स के अकाउंट में आएगा अगर हमारी सरकार बनेगी, और हम ब्लैक मनी जो है वो जो है स्विट्जरलैंड से वापस लाएंगे। मतलब उन लोगों ने उस वक्त क्या किया? बाद में जब पूछा गया तो कहा गया ये एक जुमला था, यानी आम जनता इस बात को नहीं समझ पा रही, ये जुमला था। और इस वक्त आप जो हैं मुझे खुसूसन ये कह रहे हैं कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जब जम्मू कश्मीर के 370 के बिल को पास किया गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसमें सपोर्ट किया कि हाँ जी ठीक है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का नेशनल लेवल का एक अपनी सोच है। इस आड़ में बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद के लिए हर जगह चल रहे हैं, यानी वो दिल्ली के हिसाब से अपने मफाद। देखिए बात तो सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, मफाद की बात। देखिए 370 जो बात कही समझ गए, यानी मफाद की बात है, तो बेसिकली इस चीज से मफाद मैं ये कहने बात सुनिए ना, मुफाद तो लोगों को, और जनाब मुफाद की बात है ना, गरीब लोगों का समाधान करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो उस वक्त नाम भी कहते तो क्या होता? आप मुझे जवाब दीजिए। अगर वो ये भी कहते कि 370 को नहीं तोड़ना है तो क्या होता? उस वक्त क्या बनता? आप सुने इस पे मैं आपको जवाब देता हूं।
आप ये चाहते हैं, आप सब ये भाजपा भी, कांग्रेस भी, सब ये चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारी रोटी जो है। जी, अब मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं सुने आपने कहा कि अगर वो इस पे वोट नहीं करते तो भी क्या होता, यानी आपको ये पूरा भरोसा है कि वो तब भी टूट जाता। लेकिन अब लोगों की नजर में, सियासत में हर जगह नजर रहती है। मैं आपको ये कहूंगा कि एक अगर दरिया के अंदर या एक किसी नहर के अंदर तूफान आएगा या लहर उठेगी समंदर में और वहां से मछलियां बाहर जाएंगी, तो इसी तरीके से एक शख्स को इसी तरह से हुआ कि वहां पे काफी सारी मछलियां तड़प रही थी, तूफान की वजह से बाहर निकली थी, वो उनको उठा उठा करके उसमें डाल रहा था। तो कुछ लोग उसको आए, उन्होंने कहा क्या क्या बेवकूफी कर रहे हो आप, ये मछलियां आप इतनी इतनी उठा के इसमें डाल रहे हो और फिर जो बाकी इतनी लाखों की तादाद में मछलियां जमीन पे पड़ी हैं, इनको कैसे बचाओगे। तो उसने वहां पे क्या जवाब दिया था कि मेरा रब मुझसे ये पूछेगा जो तेरी ताकत थी, जो तेरी कुव्वत थी, उसके मुताबिक तूने क्या किया। तो मैं तो यही चीज कहता हूं, जो आपकी ताकत है, आपने भी तो अपनी ताकत उसमें लगाई ना तोड़ने में, उसी का फायदा पहले उठाया, पार्टी में बने, उसके बाद यहाँ पे यू टर्न लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, और हो सकता है कल महराज मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे इलेक्शन लड़े। देखिए, मैं एक चीज फिर से कहना चाहूंगा कि ये वक्त की समझदारी जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर उस वक्त अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हो जाते तो पूरे हिंदुस्तान में एक सोच बनाई गई थी उस वक्त की, जम्मू कश्मीर के 370 को हमने तोड़ना है और इसको जो है एमर्ज करना है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या हम तो ऑलरेडी इसी देश के अंदर थे। एक्सटर्नल सॉवरेंटी एज वेल एज इंटरनल सॉवरेंटी वो तो सब मरकज के पास ही थी, कम्युनिकेशन इनके पास था, ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं के पास था। लेकिन एक ही चीज था कि जम्मू कश्मीर को जो 370 का थोड़ा सा कुछ बाकी बचा हुआ था या 35A का, उसको भी खत्म इसलिए करना था ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की साख्त को जो है वो मस्क करना था। अगर उस वक्त अरविंद केजरीवाल, मानता हूं मैं, नेशनल लेवल पे हमारे साथ आ जाते तो वो हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में अपना वजूद बना नहीं पाता, उसका वजूद खत्म हो जाता था। और एनसी या बीजेपी या और कोई पार्टी, और मफाद तो रुकिए ना, ओहो यार, मुफाद की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे बने इदरीस साहब, आप जितने भी पैनलिस्ट हैं, इदरीस साहब, एक आप जितने भी पैनलिस्ट हैं, आपको बताता चलूं, टाइम जो है काफी ज्यादा, आप भी देखिए आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका अपना अंदाज है बात करने का। हमने अपने पार्टी की डेवलपमेंट को, पार्टी के मुफाद को, लोगों के बेहतरीन फ्यूचर को देखकर अगर हमें किसी जगह कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे कोई गुरेज नहीं है, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं जो है दूसरे लोगों को। अगर बहुत बड़ा कुर्बानी दी है लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के इदरीस साहब, टोटल 3 पैनलिस्ट को, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मजबूर लोगों के लिए हमें अगर कभी भी कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दे देंगे। अपना देश है, अपना फखर है अपने देश के ऊपर। लेकिन इसको जब दफा 370 आड़ था तरक्की के लिए, नहीं आप इसमें बीजेपी के साथ हैं, तो फिर यू टर्न क्यों लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार बनाने के लिए। एक चीज मुझे बताइए, जब बीजेपी ने इसको अपने फुल बहुमत के साथ तोड़ दिया था, बीजेपी ने उस वक्त एनसी क्या कर पाई, पीडीपी क्या कर पाई, आप क्या कर पाए, मैं क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाए उस वक्त। हमारे इतने यहाँ से जो 5 या 3 या 4 जो वोट दे पाए, एमपी थे, वोट दे आए, हम तो कुछ नहीं कर पाए, मगर आप तो वोट दे आए, आप तो वहां वोट देकर आए ना, आपके पास तो ताकत थी। हमने पूरे हिंदुस्तान पे आम आदमी पार्टी को और लोगों के हकूक को कायम करना है, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। हमने जो है देश की हर चीज को बेचना नहीं है, हमने देश को बचाना है। आम आदमी पार्टी जो है देश में जो पूरे हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एयरपोर्ट्स होते, चाहे वो रेलवे होता, चाहे कुछ भी होता, जिसको जो है अंबानी और अडानी साहब को बेच दिया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उन तमाम चीजों से उठा पाए। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बचाना, पूरे देश को जो है इस मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालना है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर बड़े आपके सामने 2 गुनाह होंगे, एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, एक छोटा गुनाह है, और आप मजबूर होंगे गुनाह करने पे या कुर्बानी देने पे, तो छोटी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी से बचना होगा। ये हमारा देश है, हम आज भी हिंदुस्तान के साथ हैं, कल भी हिंदुस्तान के साथ रहेंगे
और हम ये करेंगे कोशिश कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की कामयाबी जब होगी, हम उस वक्त भी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ होगा, जो ज्यादतियां हुई होंगी, इंशाल्लाह जब हम फुल पावर में होंगे, फुल मेजॉरिटी में होंगे, हिंदुस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि हर स्टेट को उनका स्पेशल स्टेटस दे देंगे जो वो डिजर्व करते होंगे। हर कम्युनिटी को स्पेशल जो है उनका शेयर दे देंगे जो वो डिजर्व। हम किसी को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं मानेंगे, किसी को अपर क्लास और किसी को लोअर क्लास नहीं कहेंगे। हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। पूरे मेरे देश की दौलत जो है 50 लोगों के पास जो है 60% है और 40% 1.5 करोड़ लोगों के पास है। ये क्या जेन्युइन डिसीजन है? हम चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा प्लान लेके जो है मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। उस मिशन को पाने के लिए अगर हमें कभी कभी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी तो आम आदमी पार्टी और उसके सिपाही जो है गुरेज नहीं करेंगे। बाकी महराजुद्दीन मलिक के बारे में थोड़ा सा एक मिनट फिर मैं आपको बात करने दूंगा। एक मिनट टोटल 1 मिनट। प्रोग्राम को 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप तीनों पैनलिस्ट को जो है 2-2 मिनट टोटल दिए जाएंगे। आप 2-2 मिनट में जो है अपनी बात को खत्म करें। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। फारूक साहब आपके पास 2 मिनट, उसके बाद जो है इदरीस साहब के पास 2 मिनट, या उसके बाद जो है राकेश जी बोलेंगे, लास्ट में इदरीस साहब बोलेंगे। 2 मिनट टोटल आपके पास है। मैं आखिर पे दूंगा, शुरू में यही जो है दे दें, जो कुछ उनके 2-2 ख्याल हो, 2-2 मिनट जो भी इनका इजहार ख्याल हो वो करें जनाब। राकेश जी बोलिए आप। नहीं, मैं एक तो सबसे पहले फारूक साहब को क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि 1970 से बीजेपी, 1970 से नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ बना 1992 में, तब से बीजेपी का ये क्लियर कट था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। आपको ये पहले क्लियर करना चाहिए इस बात को। नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों मंत्री थे, लेकिन जब उनको नेहरू जी की पॉलिसीज पसंद नहीं आई कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री से चीफ मिनिस्टर वो कांग्रेस के राज में ही बने। जिस इंडी अलायंस की आप आज बातें करते हो, पार्लियामेंट चुनाव में आप इकट्ठे लड़े, आज दिल्ली में एक दूसरे के गले फाड़ रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपका ये क्या गठबंधन है, क्या आपका अलायंस है। और फिर आप यहाँ जब यहाँ चुनाव लड़ते हो, आप एनसी के लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हो और फिर जाके उनके तलवे चाटते हो। और भारतीय जनता पार्टी, आप जो 15 लाख की बात कर रहे हो, भाई साहब आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 4-5 मेंबर होंगे ना। 5 के जेब में 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड है मोदी जी का। तब जब वो इलाज कराने जाते हो तब आप नहीं शर्माते हो? जो आपको राशन मिल रहा है 5-5 किलो फ्री, तब वो खाने में किसी को गुरेज नहीं। अब बीच में नहीं बोलना, इन बातों को आप जरा ध्यान से सुनो। तब राशन आप फ्री ले रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपया हर किसान को मिल रहा है, तब किसी को कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल लूट के खा रहे हैं। एक एक घर में जिसके नाम जमीन नहीं है, उन्होंने भी पहले अपने नाम जमीन झूठी पटवारियों से मिलकर करवाई, आज उनको रिकवरी हो रही है। आपको गैस सिलेंडर फ्री मिले, तब आपको कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो डंके की चोट पर करती है। और 370 और 35A को यहाँ से खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में आज किसी गरीब का बेटा नहीं मारा गया किसी गोली से। जब यहाँ 370 और 35A का आप राग अलापते थे, कितने नौजवानों को अपने कब्रिस्तान में दफनवाया है यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने। उनको किसी, आप मुझे एक कोई ऐसा लीडर बताओ कि जिसका बेटा मिलिटेंट बना हो। आपने आजादी के सपने दिखाए गरीब को, जहाद का सपना दिखाया गरीब को, खुद आप लोग बने लीडर। आपके वहां बने, आपके बेटे पढ़े लंदन में, वो कोई बना इंजीनियर, कोई बना डॉक्टर। राकेश जी आपका टाइम, हजारों माओं की, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मुझे एक नहीं हुआ, 1 मिनट। आपने हजारों माओं की कोख उजाड़ी है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने हजारों बहनों को यहाँ बेवा किया है, बहनों के भाई छीने हैं, माओं के बेटे छीने हैं। और आपने आज आप यहाँ ये सिखा रहे हो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ कोई एक पत्थरबाजी नहीं हुई है, किसी गरीब का बेटा अंधा नहीं हुआ है, किसी गरीब के बेटे की टांग नहीं टूटी है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। और 15 लाख अपने जेब में देखो, जो मोदी जी का कार्ड है फारूक साहब आपको, और आपके घर में गिनो कितने लोग हैं, उन सबके पास है।
जब आप इलाज करवाते हो तब ये नहीं बोलते कि बीजेपी का एम्स को छोड़ देंगे, आप बोलोगे कि ये सरकार के खजाने से आता है। सरकार का खजाना इससे पहले भी था। 70 साल आप लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर में राज किया, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी भी उनका आज अलायंस है, इंडी अलायंस जो आपका है, और आपने यहाँ हजारों माओं की कोखें उजाड़ी है। उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, उससे आप कभी भी गुरेज नहीं कर पाओगे। इदरीस साहब, अब आपका टाइम समय शुरू होता है। चलिए, जिस तरह से राकेश साहब ने कई सारे ऐसे मसाइल रखे, और जो फारूक साहब के, क्योंकि सियासी रहनुमा तो आगे से वही है, मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, हमारा काम है कि लोगों तक सही सही बेहतर पहुंचाएं ताकि मुआशरे की इस्लाह हो सके। तो ये जो डिबेट का मकसद था, बेसिकली जितने भी हमारे चाहे महराज मलिक साहब के सपोर्टर्स हैं, महराज मलिक साहब खुद हैं, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, वो हमारे लिए काबिले मोहब्बत है, काबिले सताइश है। हमें उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, या किसी दूसरी जितनी भी जो पार्टियां हैं, किसी के साथ ना हमारा कोई हमदर्द है, ना हम किसी के हमदर्द हैं। हम बहैसियत सहाफ़ी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुआशरे को किस तरह से सही डायरेक्शन में लाया जाए, किस तरह से मुआशरे के अंदर लोगों के मसाइल को हल किया जा सके, उस सिलसिले में ये सारे सवालात थे। ना किसी के खिलाफ थे और ना किसी इंसान को जाती टारगेट हमने किया। जो चीजें समाज में देखी गई उन्हीं हवाले से बातचीत हुई है। तो जितने भी महराज मलिक साहब के सपोर्टर्स हैं, काफी ज्यादा मैंने तलक सवालात भी पूछे, वो ये ना समझे कि कब पता नहीं इनको दिल में क्या नफरत है हमारे साथ। तो बहरहाल ये फारूक साहब तो जानते हैं, क्योंकि अब ये मीडिया पे आके जब बात कर रहे हैं, इनको मालूम हुआ कि किस तरह से सियासत चलती है और किस तरह से मुआशरे के अंदर मसाइल पर बात की जाती है। लेकिन अब जो बकिया सपोर्टर्स हैं वो अभी भी कमेंट्स में लिख रहे थे कि महराज मलिक जब दिल्ली से आएगा आपको मिर्ची लगेगी। मुझे किस बात की मिर्ची लगेगी? जो मैंने यहाँ पे बातें रखी हैं, मैं सिर्फ ये चाहता था कि फारूक साहब के जरिए से महराज मलिक साहब तक पहुंचे, महराज मलिक साहब लोगों के मसाइल को हल करने के लिए काम करें, ताकि लोगों को राहत मिले। जिन लोगों ने उन्हें बिना पैसे के, बिना किसी धर्म मजहब के जिताया है, उन लोगों की उम्मीदों पे आप पानी ना फिरे, उन लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरे और लोगों के मसाइल सच में हल हों। जिन लोगों को महराज मलिक की वजह से लगता है कि उन्हें बोलने की आजादी मिली है, महराज मलिक इसके लिए मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि लोग जाग गए हैं। लेकिन अब इस जागने का मकसद ये ना हो कि लोग इतने खूंखार बने कि उनसे हर कोई डरे। तो इन चीजों को देखने की बड़ी जरूरत है। ये फारूक साहब जिस तरह से, और सबसे बड़ी चीज तो ये भी देखी जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है महराज मलिक की पार्टी के अंदर इस वक्त डोडा में दो चीजों का बड़ा फुकदान है। फारूक साहब बात करें, इजाला करें इस चीज का। एक तो ये कि इनका कोई जो गठबंधन है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें उनको गाइड किया जाए, क्योंकि हर एक इंसान सुलझा हुआ नहीं होता है। हर इंसान को सुलझे हुए लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मीटिंग्स ली जाएं, जो कि हर पार्टी के आगे एक मंशूर होता है, उसके हिसाब से वो करते हैं। दूसरी चीज ये है कि महराज मलिक साहब ने अपने आप को तो बना दिया, वो एक ब्रांड है, ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन अब उनकी वजह से वो अब उस इलाके के अंदर कितने लोगों को ब्रांड बनाते हैं, ये सवाल रहेगा उनके लिए। क्योंकि अभी तक इलेक्शन कैंपेन से लेकर के एमएलए बनने तक उन्होंने किसी दूसरे इंसान को उस हिसाब से बनने नहीं दिया है, चाहे वो उनका सपोर्टर भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। अलबत्ता कुछ लोग मुफला रुफला लगा के वो चलते हैं उनके साथ, उनको लगता होगा हम बड़े वो तीसमार खान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के मसाइल हल करने के लिए लोगों की उम्मीदें महराज मलिक के अलावा किन लोगों पर हैं, वो महराज मलिक का काम है कि ऐसे लोगों को वो बनाएं, सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं करें। बस यही चीजें मेरी थी। इदरीस साहब, आपका टाइम बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, अब आपको जो है टाइम आपका आ गया है, आप जो है कंक्लूजन दीजिए, क्योंकि सवाल जो है आप आपकी ही तरफ आए सारे। लास्ट में आपने कहा मैं कंक्लूजन दे दूंगा लास्ट पे, तो सवाल आपके पास आए सारे। बहरहाल मेरे ख्याल में तो आखिरी जो कमेंट्स हैं वो ये होने चाहिए, जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि आपके जेब में गोल्डन कार्ड हुआ करता है, मतलब ये बीजेपी की देन है। हमने कब इनकार किया कि देन नहीं है? जो हक है वो हक है, लेकिन इसके बरकस हम 1 करोड़ रुपया एक पेशेंट को दे देते हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में। अगर एक पेशेंट को 1 करोड़ रुपया भी
उस पे खर्च आएगा तो हम जो है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 1 करोड़ रुपया देने के लिए भी तैयार हैं। उसने गेट एंटर किया तो हर चीज फ्री होती है। अब कीजिए इसका कंपेयर, अगर हमें यहाँ कभी जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में मौका मिलेगा तो हम हर पेशेंट को 1 करोड़ रुपया उसके इलाज पर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वक्त कम है, छोटी छोटी बातें रखनी है ताकि। अच्छा, उसके बाद आपने जो कहा कि हाँ, आपने कहा कि कौन सा मसला आप लोगों ने अभी हल किया। डोडा टाउन के अंदर गंदगी के ढेर अकरमाबाद के अंदर लगे हुए थे। पिछले 20 या 25 साल से वहां पे जो है ट्रक टर्मिनल था, वहां दुनिया की गंद लाकर वहां पे डाली जाती थी और उसको आग लगाई जाती थी। उसका जो एयर पोल्यूशन वगैरह पूरा बेवली और अकरमाबाद में जाया करता था। आपने कहा कि महराज मलिक जब एक राउंड वहां किया, दूसरा राउंड किया, जिना कौन सा किस अंदाज में उसने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वहां से पैगाम भेजा। आज की डेट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की 2 मशीनें इस वक्त जो है ट्रक टर्मिनल अकरमाबाद में पहुंची। एक तारीखी काम जो है डोडा के लिए हुआ है। आप डोडा के अंदर आप कहीं भी गलाजत नहीं देखेंगे। क्या ये कोई काम नहीं है? उसके बाद डोडा के अंदर आप देखिएगा, मैं डोडा की बात करूंगा, ये किसी की किस्मत होती है। महराज मलिक ने जो ही डोडा में जो है इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद क्या हुआ कि हर इलाका ये कहता था मुझे सड़क चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे सड़क चाहिए। बस वो एमएलए बने, हमें नहीं पता ये क्या होना था, उसकी किस्मत है। पूरा 4th क्लस्टर या जो है 5th क्लस्टर जो है पीएमजीएसवाई ने स्टार्ट किया। हर गांव में जो इस वक्त डीपीआर बन रही, सर्वे हो रही है, जहां 250 आबादी जिस भी हैबिटेशन की है वहां पे ये काम हो रहा है। पीएमए इज वाई के लिए, पीएमए वाई जो घर ये दिया करते थी सरकार है, पिछले 5-6 साल से जो लोग तड़प रहे थे। महराज मलिक का जीतना और गवर्नमेंट का फैसला कि भाई पीएमए वाइज जितने भी लेफ्ट वोट हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। आज की डेट में आप देखें कि इस वक्त यहाँ की आवाम पूरी खुश है। अगर हम लोगों ने कुछ भी जो है यहाँ पे जो है मतलब काम किया है तो कुछ काम नहीं किया। अगर हम जैसे लोगों को, आम आदमी पार्टी को यहाँ मौका मिले, हम आप बताएं इस वक्त, आज से पहले हमें तो 2 ही महीने हुए यहाँ पे सरकार संभाले हुए के। आपके एमपी साहब तो यहाँ पिछले 10 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। आपने यहाँ के हॉस्पिटल के लिए क्या किया? आज आप बिल्कुल माशाल्लाह बुरा नहीं मानिएगा, घरों में बिल्कुल बैठे हुए ठाठ के साथ अपने, जिन लोगों ने 19,000 लोगों ने आपको वोट दिया है उनकी बात करने के लिए भी आपको हमने कहीं मार्केट में नहीं देखा। जिस मुसीबत परेशानी से अगर हमारे आम जनता जूझ रही है तो आपकी भी तो सेम होंगे। वही सड़कें वहां के लिए, वही पानी की फिटिंग्स वहां के लिए हैं, वही हॉस्पिटल्स, वही जो है आपकी जो है डिस्पेंसरीज, ना कहीं स्टाफ, ना कहीं दवाई, ना कहीं कुछ किया। तो किया क्या आपने पास्ट में जो आपके पास टाइम था? है अब मैं मानता हूं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने, नेशनल हाईवेज, टनल्स आपने बनाए, सब कुछ किया, लेकिन बेरोजगार नौजवान के लिए क्या किया? उस बेचारे की बेरोजगारी, उसकी तंगदस्ती जो थी, उसके लिए आप लोगों ने कौन से, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था हर साल मुल्क के अंदर, क्या दिया? खुदा की कसम बुरा नहीं मानिए, मैं आपको अपना भाई समझता हूं, लेकिन मैं जो एक्टिविटीज जो भी आपकी पार्टी की तरफ से हो रही है, आम जनता को मसल दिया जा रहा है। पूरे जम्मू को, जहां पीसफुल एरिया जम्मू था, आज बबांगे दोल जो है आज की डेट में जो है लोगों को गाड़ियों में गोलियां मार दी जाती है, मार दिया जाता है। इस किस्म का एक ऐसा नेक्सस जो है हमारे जम्मू के अंदर, और अप टू मेरे ख्याल में उधमपुर भी, अब कश्मीर भी, डोडा भी पहुंच जाएगा। हैं आप कह रहे आपके पास मरकजी सरकार, पूरी यूटी के अंदर पुलिस आपके अंदर इस वक्त चल रही है। ड्रग्स जो है आम हो चुका है, अफ्यूम आम हो चुकी है। इस वक्त नौजवान तबका, न्यू जनरेशन जो बेरोजगारी की वजह से ड्रग्स लेकर पूरी बर्बाद हो चुकी है। क्या किया आप लोगों ने? हमें तो 2 ही महीने हुए। आपका रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 साल से या 12 साल से इस वक्त क्या चल रहा है? हम लोगों ने जो है एजुकेशन, अगर दिल्ली में वादे किए, फ्री एजुकेशन दिए, बेहतरीन मॉडल स्कूल बनाए, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक्स वहां पे हमने दे दी, मेडिकल जो ट्रीटमेंट जो है लोगों को फ्री दे दिया, वहां पे महिलाओं को गाड़ियों में चलने के लिए फ्री सुविधाएं दी, और आप उनको रेवड़ियां कहते थे कि लोगों को मुफ्त खाना सिखाया। आप जो 5 किलो फ्री दे रहे हैं वो मुफ्त नहीं है। हमने तो 2100 का ऐलान किया दिल्ली में, आपने तो 2500 का किया, तो वो रेवड़ियां नहीं है। सीधा 15 लाख से 2500 पे पहुंचे, और बाद में जो कहोगे कि ये भी जुमला था, तो वो आज ही क्यों नहीं कहेंगे लोगों को आप जुमला था? देखिए, अगर आप कई मेरिट्स गिना रहे हैं अपनी सरकार के दौरान, लेकिन डिमेरिट्स को भी काउंट कीजिएगा।
आपके दौर में जॉब कार्ड होल्डर परेशान हो गया पिछले 5 साल से, कोई जॉब कार्ड का काम उन्हें नहीं मिला। 20-20 दिन, 15-15 दिन कोई एलोकेशन जो है फंड्स की नरेगा में नहीं आई। कौन मरा? आम गरीब जनता मरी। यहाँ पे फाके लगे उन लोगों के, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। स्टाफ आपके दौर में कुछ नहीं रहा। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूंगा, ईमानदारी से ये कहना चाहूँ, मैं पॉलिटिक्स यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह गांव का रहने वाला नौजवान हूँ, लेकिन पिछले टेन्योर में जो आपके देखिए एक एमएलए की कोई, आप देखो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसे एक एमएलए कुछ नहीं कर सकता है एक एमपी के बराबर। हमारा एमपी इस वक्त पीएमओ है। बात सुनिए, हमारा जो एमपी है वो पीएमओ ऑफिस में इस वक्त फुल इंचार्ज है। क्या कर रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ की आवाम के लिए? कौन सी उन्होंने यहाँ पे जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दी? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आजाद मरकजी सरकार में थे, बात सुनिए, जब आजाद साहब मरकजी सरकार में थे, पहली बार जब नरेगा लाया गया था तो मोहब्बत की बिना पर डिस्ट्रिक्ट डोडा भी उसने डाल दिया था पहले ही ट्रायल बेस पे कि नरेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमारे एमपी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के मतलब मैं तो कहता हूँ राइट हैंड है इस वक्त, वो है उस शख्स ने तो जम्मू कश्मीर के, मैं तो कहता हूँ कैबिनेट मिनिस्टर क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लेवल का इस वक्त ओहदा उस शख्स को है। लेकिन सिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भिखारी बना के रखा है, उनको अपग्रेड नहीं होने देना है, उनको तरक्की नहीं करने देनी है। तो मेरे भाई ये पॉलिसी जो है नेगेटिव पॉलिटिक्स को आपको हटाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाइए। जम्मू कश्मीर के लोग आपको चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। हिंदुस्तान की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज हैं। टाइम जो है मेडिकल कॉलेज आजाद साहब के दौर में या कांग्रेस के दौर के दिए हुए हैं। अगर आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है वो दूसरी बात है। आजाद साहब ने यहाँ अगर तहसील है, यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट, सुनिए सर, आपने एक ही काम किया, आपने सिर्फ एक काम किया। मेरी बात लास्ट मेरी बात एक सुनिए, आपने सिर्फ यहाँ पे सीटें बढ़ाई। बात सुनिए ना, 1 मिनट प्लीज, एक बात सुनिए। अगर इतने काबिल लीडर थे तो आपका लीडर महराज मलक उसको हर बात पे क्यों कोसते हैं? जरा बताओ। ये छोड़िए, वो दूसरी बात है। मैं आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लोग हो दिल्ली में और जनाब बात सुनिए, नहीं, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। बात सुनो, कश्मीर में 370 को बहाल करने एमपी और एमएलए की बात कर रहा हूँ। वो पास की छोड़िए, वो गए पिछले लोग हैं। बातें करते हो और आप कुछ नहीं करोगे। आपका एमपी और आपकी गवर्नमेंट ने सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन की, सिर्फ इस किस्म की, अरे रुकिए बात सुनिए, इस किस्म की सीटें बनाई जिनको सिर्फ बीजेपी जीत सकती थी, जिनको सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को आपने चुन के सीटों के अंदर डाल दिया ताकि जबरदस्ती। लास्ट एक बात सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने डिलिमिटेशन की, कैसे किया कैसे नहीं, यहाँ की सीटें आपने बढ़ाई और उनके सीटों के बढ़ाने का ही एक आपने काम किया, वो भी ये समझ के, ये नहीं कि जम्मू कश्मीर की जनता को रिलीफ दिया जाए या उनके जो है मेंबर्स जो है असेंबली के लिए जो है वो बढ़ाए जाएं, बल्कि ये चीज देखी कि हमारी पार्टी को फायदा कैसे होगा। अरे हमारे यहाँ हमसाया, हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं। अरे बबोर क्या है, साथ में डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है, ये मेरा हमसाया। मैं सील में रहता हूँ, नीचे राई जो है, हम बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। चुन के रखना था उन इलाकों को जिनसे आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी जब देसा को रामबन के साथ लगाया था। तब आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी जब देसा को रामबन के साथ लगाया था, कास्तीगढ़ को रामबन के साथ लगाया था, जिला उनका डोडा, तहसील इनकी डोडा और कॉन्स्टिट्यूएंसी रामबन। तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी। राकेश जी, बहुत तकलीफ की बात ही नहीं है। अरे आजाद साहब की अगर तारीफें करते हो तो अपने लीडर को भी बताओ कि वो हमारा कोई आजाद साहब लीडरशिप नहीं है ना, आज से पहले कभी माना, लेकिन उसने जो काम किया था हमारा डाटा भी जो है इजाजत नहीं दे रहा है। ये जो आपकी पार्टी है दोगली पार्टी है, दिल्ली में कुछ बोलती है, डोडा में कुछ बोलती है। राकेश साहब आपको जो दिल्ली में बोलते हैं वही डोडा में भी बोलते हैं। इंशाल्लाह वो जो दिल्ली में बोलती है वही डोडा में भी करके दिखाएगी। भी बोलती है बीजेपी। अभी सिर्फ एक एमएलए जीता है, 370 को तोड़ने के हक में आप वोट देते हो उठे हैं सब। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक एमएलए जीता है, अभी पूरी पार्टी कांप उठी है, कांप उठी है पूरी पार्टियां। अभी एक ही एमएलए जीता है, जहाँ यहाँ पर 10 महराज खड़े होंगे ना जम्मू कश्मीर के बाहर, गुमान भी खत्म हो जाएगा।
8 तारीख को आपका ये गुमान भी चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट देख रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस लाइव प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्फा जो है लाइव हो गया है हमें। जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर है, चाहे वो हमारे सीनियर पत्रकार इदरीस फलाही साहब हैं, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राकेश जी हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन फारूक डार साहब है, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। हम लोगों की जो रुदाद है इसी तरह जो है अपने चैनल्स के जरिए उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर फारूक साहब ने या इदरीस साहब ने या राकेश जी ने कोई बात की है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई फायदा जो है अवाम को ही इस बात से होगा। क्योंकि चाहे वो मोदी जी के पास कोई बात हमारी पहुंचे, चाहे वो महराज साहब के पास, फारूक अब्दुल्ला साहब के पास, या किसी के पास भी अगर हमारी बात पहुंचती है, कोई चिंगारी पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि आवाम को जो है उससे फायदा होगा। तो फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग भी देख रहे थे, उन लोगों ने भी 2 घंटे तक हमें झेला, हमें 2 घंटे तक देखा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार देते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो भी लोग कल के लिए लाइव जुड़ना चाहेंगे, मेरे चैनल पर नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मैसेज कीजिए। कल इंशाल्लाह नई डिबेट होगी, नया मसला होगा, नया मुद्दा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहुत बहुत